जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर, आ रही है आवाज़। बेटा, स्क्रीन शो हो रही है, स्लाइड्स? जी सर। ओके, दैट्स गुड। सो ये 10:10 हो गए हैं, 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो चल हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सो ये आप लोगों का जो है, आई थिंक ये सिक्स सेमेस्टर है या फिफ्थ सेमेस्टर है ये आप लोगों का? फिफ्थ सेमेस्टर है सर। सेमेस्टर है, बिल्कुल। सो अगर केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स देखें तो मैं आपका करिकुलम कल देख रहा था, तो उसमें आप लोगों ने जो है वो आई थिंक सीपीआई का भी कोर्स पढ़ लिया हुआ है, और पार्टिकल टेक्नोलॉजी भी पढ़ा है आप लोगों ने, और स्टाइको के भी दोनों कोर्सेज, स्टाइकोमेट्री 1 और स्टाइकोमेट्री 2 भी आप लोग पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा आई थिंक फ्लूइड फ्लो भी आप लोग पढ़ चुके हैं। और इस सेमेस्टर में भी आई थिंक हीट ट्रांसफ़र, प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र और ये दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप लोग पढ़ रहे हैं। सो जैसे जैसे आप लोग अपने जो है वो थर्ड ईयर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्योरली जो केमिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों के स्टार्ट हो गए हैं, और जो बेसिक साइंसेस के, नेचुरल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स आप लोग साथ पढ़ते हैं वो अब तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक कोर्स शायद आप लोग पढ़ रहे हो अभी, ठीक। तो ये जो हमारा ये जो कोर्स है जिसको हमने इसमें स्टडी करना है, तो उसका नाम जो है वो, जैसे कि आप लोगों को स्लाइड्स में नज़र आ रहा है, दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, CHE 301 केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। So this is one of the main केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। आप कह लें कि केमिकल इंजीनियरिंग की जो फील्ड है, जो स्पेशल पर्टिकुलरली जो केमिकल इंजीनियरिंग का जो एरिया है, उसमें वन ऑफ द मेन जो आपका कोर्स है दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट के हम इस कोर्स में जो है वो क्या पढ़ रहे होंगे, या इस कोर्स में आपको क्या किस तरह के आइडियाज़ या क्या पढ़ने करने को मिला था? एनी आइडिया, just for discussion, for the sake of discussion, anybody among you? तैयब मुस्तफ़ा साहब कौन है, आप बता सकते हैं? और मोहम्मद तलाल हसन, आपको आवाज़ आ रही है बेटा?
जी मारिया इदरीस, हसीब सलीम, हसीबा सलीम। हसीबा, आपको आवाज आ रही है लेक्चर की? जी सर, आ रही है। स्लाइड्स शो हो रही हैं बेटा? जी सर, हो रही है। ओके, व्हाट डू यू थिंक कि हम ये जो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग है इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, ये किस तरह का ये सब्जेक्ट होगा? सर आई थिंक मेजरली जो है ये इसमें थ्योरी भी होगी और कुछ जो है एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होंगे। लेकिन जो मेजर है इसके अंदर वो रिएक्शन बेस्ड होगा। जो इंडस्ट्रीज में जो सारे इक्विपमेंट्स के अंदर मेजरली रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आमिर कौन है बेटा? आमिर, आमिर 394। यस सर। जी बेटा, व्हाट डू यू थिंक कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग जो है वो व्हाट अबाउट ऑल? मेरे ख्याल से कि न्यूमेरिकल बेस होगा, कुछ इसमें हम्म। न्यूमेरिकल होंगे और प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट डिजाइन करने में हमारे लिए ये फायदेमंद होगा। जैसे हम कोई चीज उसके लिए। जी सर। वेरी गुड बेटा, थैंक यू वेरी मच। सो यस सर, हम कोई चीज। जी बेटा, थैंक तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा मज़ीद आगे 15 मिनट जस्ट मैंने वेट किया है कि स्टूडेंट्स आ जाएं। कल से इंशाल्लाह 5 मिनट बाद जो है वो लेक्चर स्टार्ट हो जाया करेगा मैक्सिमम जो है। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ अ लिटिल बिट माय इंट्रोडक्शन। आपको मेरा नाम पता है, हुमायूं महमूद। मैं भी आप लोगों का सीनियर ही हूँ यूईटी का। केमिकल इंजीनियरिंग मैंने यूईटी से की थी और मेरा सेशन तो था वो 03 था। आप लोगों का सेशन जो है वो 19 है, 2019 है, मेरा 2003 था। यानी आज से 16 साल पहले मैंने भी इसी तरह जो है वो आप लोगों की तरह पढ़ा था। एमएससी भी यूईटी से और पीएचडी जो है वो मलेशिया से। सो मेरी थोड़ी सी जो है ये एक है कि मैं पर्टिकुलरली बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट्स कि हम जो है वो एक सब्जेक्ट स्टार्ट करें केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का, मैं थोड़ा सा जो है एक चाहता हूँ कि ओवरव्यू लूँ कि हमें एज एन इंजीनियर और जो साइंसेस वाले हैं या जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिशियंस हैं उनमें और इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है। यानी आई बिलीव कि आप लोगों को इंजीनियरिंग की बेसिक डेफिनेशन जो होगी वो यकीनन पता ही होगी कि इंजीनियरिंग क्या होती है। सो कैन एनीबॉडी शेयर द डेफिनेशन और शेयर एनी आइडिया? और अगर आपने किसी को बताना हो कि इंजीनियरिंग क्या होती है, भी आप इंजीनियर हो तो बताओ इंजीनियरिंग क्या होती है, तो आप किस तरह उसको बताएंगे? Any one of you can tell me, share with me. सर हम कह सकते हैं कि इंजीनियर एक ऐसा बंदा होता है जो तकरीबन हर किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो सॉल्व कर लेता होता है। एक प्रॉब्लम सॉल्वर जो बंदा होता है उसको हम इंजीनियर कह रहे होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो बेसिकली ये बहुत अच्छा बताया सर ने। क्या नाम बेटा आपका? अब्दुल कयूम। जी अब्दुल कयूम साहब ने कि इंजीनियरिंग बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम है। तो बेटा ये बात आप याद रखें कि बाय द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन, your degree from UET, your transcript, and even your CGPA is nothing until you have the ability to solve the problem of a particular industry. जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो उन्होंने आपके सामने एक प्रॉब्लम रख देनी है, भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। इंटरव्यू बाद में देखेंगे, तुम्हारी ट्रांसक्रिप्ट बाद में देखेंगे, तुम यूईटी से जो है वो ग्रेजुएट हो, ये बाद में देखेंगे। बताओ हमारा पंप जो है फेल हुआ हुआ, पंप नहीं चल रहा, इसमें क्या रीजन है? बताओ ये यील्ड रिएक्शन की बहुत कम आ रही है, रिएक्टर में टेम्परेचर अटेन नहीं हो रहा, प्रेशर अटेन नहीं हो रहा। बताओ ये फ्लो रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा, ट्रबल शूटिंग आ रही है, ठीक है, कंप्रेसर्स में आ रही है, फ्लाई व्हील नहीं चल रहा, डिस्टिलेशन कॉलम में सेपरेशन अचीव नहीं हो रही, डिस्टिलेशन कॉलम की प्लेट्स में जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है, एब्जॉर्प्शन कॉलम में प्रॉब्लम आ रहा है, हीट एक्सचेंजर में स्केलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। सो इंजीनियर इज बेसिकली, जैसे अब्दुल क्यूम ने कहा कि इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर।
सो जब तक आपके पास ये प्रॉब्लम सोल्विंग की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, ये आपके पास नहीं है, तब तक आप मार्केट में जो है वो सक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है वो लिखें अपनी कॉपियों के ऊपर, जो है एक बड़ा सा लिख लें कि इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग के आगे जो है ना एक लाइन लगा के लिखें प्रॉब्लम सोल्वर। इंजीनियर जो होता है बेसिकली आप प्रॉब्लम सोल्वर एटीट्यूड उसके अंदर होता है। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग लेक्चर ले रहे हैं तो आई वुड एडवाइस यू कि आप लोग जो है वो अपना कॉपी पेंसिल जो है वो साथ रखा करें मेरे लेक्चर में, और आपकी रिकॉर्डिंग भी साथ साथ चल रही है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो लेकिन चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं समटाइम्स वो इंसान लिख लेता है, तो वो उसको जो है वो उनको मेमोराइज करना और उनको समझना, उनको अडॉप्ट करना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम इसमें मजीद भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देखें कि कम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट by which the materials and powers of nature are made useful to the mankind। पहली बात तो ये है कि सारी इंजीनियरिंग और ये सारी साइंसेस जो है ये किस लिए है? That is for the service of humankind, that is for the service of mankind। everything we are doing, everything we are designing, every equipment, every system we are designing and operating in the chemical engineering as well as in the other branches of the engineering, what is the ultimate purpose? The ultimate purpose is to make the human life comfortable। this is the main theme behind the engineering and sciences and technology। this is the main theme कि हम अपने जो इंसान की जो जिंदगी है उसकी ह्यूमन लाइफ को जो है वो इम्प्रूव कर सकें। जिस तरह अभी हम एक लेक्चर ले रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, मैंने लैपटॉप में स्लाइड्स ओपन की हुई है, मैं बोल रहा हूँ, ये इंटरनेट है। ठीक है, आपके पास मोबाइल फोन, टैबलेट या आप जो है वो अपने जो है लैपटॉप में है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है ये क्यों है? ये इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। और सेकंड थिंग जो है कि इंजीनियर जो है वो खुद से कुछ नहीं करता। इंजीनियर्स जो है प्ले विद द पावर्स ऑफ नेचर। हम खुद से कोई चीज नहीं बना लेते। अगर नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को मिलाया जाए तो अमोनिया बन जाती है। तो ये यानी कि इंसान ने जो है वो खुद से नहीं कोई चीज की, ये एक नेचुरल फिनोमिना था कि नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को एक खास पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे जब आपस में मिक्स करेंगे तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम किसी अभी हाथ में जो है कोई चीज पकड़ें और उसको जो है वो छोड़ दें तो वो नीचे की तरफ मूव करती है। दिस इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी कि हर चीज अब नीचे की तरफ, जमीन जो है वो ग्रेविटी की वजह से चीजों को खींचती है। तो अब इसी ग्रेविटी को असूल बना के तो डैम बना लिए जाते हैं बिजली बनाने के लिए कि पानी को जो है वो ऊपर से गिराया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग का फिनोमिना देख लें, किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड को देख लें बेटा, तो इंजीनियरिंग इज नथिंग बट टू प्ले विद द पावर्स ऑफ नेचर। हम पावर्स ऑफ नेचर को मैनिपुलेट करते हैं। पावर्स ऑफ नेचर को नेचुरल लॉज हैं, नेचुरल फिनोमिनाज हैं, उनको हम इस तरह यूज करते हैं कि वो हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए जो है वो बेहतर हो सके। एंड मटेरियल्स, इंपॉर्टेंटली जो है वो मटेरियल्स के, हम मटेरियल्स के साथ प्ले करते थे। अगर मजीद इसको हम देखें तो इंजीनियरिंग इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक, इकोनॉमिकल, सोशल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। किस लिए होता है जी? कि हम बिल्ड करते हैं, डिजाइन करते हैं एंड मेंटेन करते हैं एंड इंप्रूव स्ट्रक्चर्स, मशीन्स, डिवाइसेस, सिस्टम्स, मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इंजीनियरिंग जो है ये इन तीन चीजों का सम है, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज। इंजीनियरिंग में जस्ट साइंटिफिक नॉलेज नहीं होता। अगर हम इंजीनियरिंग की बात, साइंसेज की बात करें तो इंजीनियरिंग जो है वो किन साइंसेज पे बेस करती है? वो बेस करती है नेचुरल साइंसेज पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथमेटिक्स पे और बायोलॉजी पे, बायोलॉजिकल साइंसेज पे। लेकिन इसके साथ इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि जब डिजाइन करना होता है, जब किसी प्रोडक्ट को बनाना होता है तो उसके अंदर जो है वो डॉलर इन्वॉल्व होते हैं, प्राइस इन्वॉल्व होती है, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होती है। तो इंजीनियरिंग के अंदर सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो इकोनॉमिक्स की बेस पे लिए जाते हैं कि हम लो कॉस्ट मटेरियल कौन सा यूज कर सकें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो किस तरह गेन कर सकें। और ये जो थर्ड एलिमेंट है सोसाइटी, ये इंजीनियरिंग में किस तरह इन्वॉल्व है? क्योंकि हम तो इंजीनियर जो है वो मशीनों के साथ प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो सोशल बिहेवियर या सोसाइटी के एलिमेंट्स भी शामिल।
तो कोई एनी वन ऑफ यू इसमें कोई फीडबैक दे सकता है कि इंजीनियर और ये सोशल का किस तरह, सोसाइटी का क्या ताल्लुक है, सोशल एलिमेंट्स किस तरह इंजीनियरिंग में शामिल हैं? एनी वन ऑफ यू? सर सोशल एलिमेंट में अगर एक इंजीनियर है तो एक इंजीनियर को प्लांट चलाने के लिए कोई बंदे भी दरकार होते हैं और बंदे का माइंड भी बनाना पड़ता है, उसे सोशल बिहेवियर भी अच्छे मैनर्स भी समझाने पड़ते हैं। ये नहीं है कि वो प्लांट पे खड़ा है और मोबाइल पे व्हाट्सएप देख रहा है। तो इस तरह की चीजें मेंटेन करने के लिए सोशल बिहेवियर में काम करना पड़ता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं बेटा। क्या नाम है आपका बेटा? अब्दुल कयूम सर। जी अब्दुल कयूम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सोशल बिहेवियर जो है वो इंजीनियरिंग के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एक्सपेक्ट तो ये बताया इन्होंने कि इंजीनियरिंग के अंदर क्योंकि काम लेना होता है बंदों से, सो इंजीनियर के पास ये पर्टिकुलरली जो है ये एबिलिटी उसके पास जरूर होनी चाहिए कि उसको सोशल नॉर्म्स आने चाहिए, सोशल बिहेवियर को किस तरह मैनेज करना है ये उसको लाजमी आना चाहिए। ये भी होता है कि समटाइम जिस जगह पर प्लांट लगाया जाता है, केमिकल प्लांट लगाया जाता है, उस कम्युनिटी का भी ख्याल रखा जाता है कि वो किस किस्म की कम्युनिटी है, उसका रिलीजन कौन सा है, उसका एथनिक ग्रुप जो है वो कौन सा है, वो जुबान कौन सी बोलते हैं, उन लोगों की नॉर्म्स क्या हैं, उन लोगों के कस्टम्स क्या हैं, तो वहां पर रहने वाले लोगों की आदतें क्या हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है। ये सारी चीजें जो है इंजीनियरिंग में शामिल होती हैं। तो इंजीनियर जो होता है दैट इज अ वेरी एक्सीलेंट पर्सन इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि इसके अंदर मल्टीपल स्किल्स होती हैं, उसके अंदर साइंटिफिक स्किल्स भी होती हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती हैं, उसको इकोनॉमिक्स का भी पता होता है, उसको सोशल बिहेवियर का भी पता होता है। सो ये सारी चीजें मिलके जो है एक इंजीनियरिंग को फॉर्म होती हैं। तो आपने भी जो है वो जब तक आप भी जो है अपने अंदर ये एबिलिटीज क्रिएट नहीं करेंगे, यू कैन नॉट बी द गुड इंजीनियर। याद रखें इंजीनियरिंग की डिग्री या इंजीनियर को जो जॉब मिलती है वो उसकी कैपेबिलिटी की बेस पे मिलती है कि आप लोगों ने जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज कितनी बिल्ड की हैं। अगेन कि वो आपका जो है वो ट्रांसक्रिप्ट और ये चीजें और ये बाद में आती हैं। फर्स्ट तो आपकी पर्सनैलिटी का जज करते हैं जब आप इंटरव्यू करने जाते हैं कि आपने आपने अपने अंदर में अपनी डेवलप कितना किया है, स्किल डेवलपमेंट। तो आप कॉपियों पे लिखें अपने वर्ड स्किल डेवलपमेंट कि आपने जो है वो अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट जो है वो कितनी की। तो बेसिकली इंजीनियर जो होता है वो साइंस और सोसाइटी के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर काम करता है कि साइंस का जो फ्रूट है वो सोसाइटी तक पहुंचाने के लिए इंजीनियर जो है वो बेसिकली एक ब्रिज का, एक रोड का काम करता है कि साइंस से जो हम चीजें ले रहे हैं उसको सोसाइटी तक उसके फायदों को किस तरह पहुंचाना। सो दिस इज द ओवरऑल इंजीनियरिंग। और सबसे पर्टिकुलर थिंग ये, अच्छा इस पूरी स्लाइड के अंदर दो वर्ड्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। ये स्लाइड जो आप लोगों के सामने है ये जनरली तो ये है ना जी के इकोनॉमिक्स के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में है, लेकिन इसके अंदर दो वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं जो पर्टिकुलरली केमिकल इंजीनियरिंग को शो कर रहे हैं। ये केमिकल इंजीनियरिंग के साथ उनका कंसर्न है। कैन एनीबॉडी टेल मी दैट टू वर्ड्स? कोई पॉइंट आउट कर सकता है जस्ट फॉर डिस्कशन, एनी आइडिया? Materials and processes. यस, वेरी गुड, मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस। जैसे अभी हमने बात की कि इंजीनियरिंग, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि इंजीनियरिंग जो है दैट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर्स, दैट इज कंसर्न्ड विद द मशीन्स, डिवाइसेस, सिस्टम्स, मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस। तो जब ये मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस की बात आती है ना तब आ जाती है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग बेसिकली, केमिकल इंजीनियरिंग का असल नाम जो है ना वो है प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग क्योंकि ये एक कन्वेंशनल चला आ रहा है, जब ये केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड बिल्ड हुई तब से इसका नाम केमिकल इंजीनियरिंग की पड़ा, तो इसलिए ये अभी तक आ रहा है। लेकिन बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग से धोखा खाते हैं लोग कि अच्छा यार तुम यानी केमिकल बनाते हो या तुम ये केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री वाले बंदे हो, केमिस्ट्री की तरह का काम करते हो। तो बेसिकली इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए केमिकल इंजीनियरिंग इज बेसिकली द प्रोसेस इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेसेस, not with the chemicals itself.
ठीक है, एक डोमेन है कि हम वो केमिकल के साथ भी डील करते हैं, लेकिन बेसिकली प्रोसेसेस के साथ डील करते हैं एंड मटेरियल्स के साथ डील करते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग इज द इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, इसको मजीद थोड़ा सा अच्छा बेटा, यहाँ तक आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई आप चीज डिस्कस करना चाहते हैं जनरल, हम किसी भी जनरल आइडिया के तौर पर? एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू? बेटा क्लियर है? नेक्स्ट हम नेक्स्ट करें, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. It's यस सर। इंजीनियरिंग ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो ये भी एक जनरल सा नॉलेज आप लोगों को इसके बारे में पहले से ही ज्यादा मुझसे शायद पता हो कि इंजीनियरिंग जो है बेसिक, अगर इंजीनियरिंग की हम ब्रांचेस देखें तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, अगर पर्टिकुलर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मटेरियल्स है। अगर मॉडर्न हम डोमेन्स में देखें तो मॉडर्न इंजीनियरिंग में जो है वो मारीन, बायोकेमिकल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है वो आ रही है। सो अब एक क्वेश्चन जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के केमिकल इंजीनियरिंग, व्हाई केमिकल इंजीनियरिंग इज गोइंग टू बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स द बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। बायोकेमिकल की इंजीनियरिंग जो है वो फील्ड क्यों अपीयर हो गई? पहले हम सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग का सुनते थे ना जी, लेकिन अगर बाहर की यूनिवर्सिटीज में सर्च करें, वहाँ के ग्रुप्स में सर्च करें, वहाँ के डिपार्टमेंट्स के सर्च करें, तो अक्सर आपको ये भी देखने को मिल सकता है केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, या जस्ट बायोकेमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोसेस एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इवन स्कॉलरशिप भी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में आते हैं। सो ये क्या, यानी इसके पीछे रैशनल है, व्हाट इज द थीम बिहाइंड, व्हाट इज द रीजन कि केमिकल इंजीनियरिंग इज गोइंग टू बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स द बायोकेमिकल इंजीनियरिंग? या इस क्वेश्चन को इस तरह भी कह सकते हैं कि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग क्यों अपीयर हो रही है? तो आप लोगों का कोई एनी वन ऑफ यू इसके बारे में कोई आइडिया है? सर ये मेरे आइडियाज के मुताबिक ये स्कोप की वजह से ऐसा हो रहा है कि केमिकल का जो स्कोप हो रहा है वो दिन ब दिन इस हद तक इंक्रीज हो रहा है कि वो बायो की काफी चीजों को अपने अंदर ना इन्वॉल्व कर रहा है। जिस तरह अगर हम रॉ मटेरियल्स को भी ले लें, अगर हम 20वीं सेंचुरी में चले जाएं तो हम कुछ रॉ मटेरियल को यूज करके कुछ चीजें प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन आजकल हम रॉ मटेरियल किसी दूसरी तरफ भी जा रहे हैं तो उनसे भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये बेसिकली स्कोप की वजह से हमारा जो केमिकल है ना वो बायोकेमिकल में चेंज होने जा रहा है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड बेटा। आपका नाम क्या है बेटा? अब्दुल कयूम सर। अगेन अब्दुल कयूम साहब। अब्दुल कयूम के अलावा कोई क्लास में नहीं है और? सो अब्दुल कयूम ने जो है बड़ा एक अच्छा एक किया कि पहली चीज तो ये कि स्कोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वाइडन हो रहा है, नई नई चीजें जो हैं वो। और मेन चीज है कि बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है वो जैसे जैसे इंप्रूव हो रही है, तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के इंप्रूव होने की वजह से केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो अफेक्ट हो रही है। इवन के बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि हम इंजाइम्स को यूज कर रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इवन जो है वो जेनेटिक्स को, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ रही हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स वो बना रहे हैं कि वो जो है वो अगरचे कि हमारे ये इस तरह के कॉन्सेप्ट हमारे दीन के खिलाफ हैं कि वो सर किसी और का और वो जिस जो है ना बाकी किसी और का, शायद आपने मैंने वो देखी हो इस तरह की वीडियोस भी, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो असर अंदाज हो रही है और अपना बायोकेमिकल की तरफ जा रही है। लेकिन एक जो मेन जो टेक्निकल रीजन वो ये भी है कि केमिकल इंजीनियरिंग के जो कन्वेंशनल प्रोसेसेस होते हैं, आप इसको नोट करें कि वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोसेसेस होते हैं। आपने अगर डिस्टिलेशन करानी है, रिएक्टर डिजाइन करना है, हीट एक्सचेंजर कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, डीजॉर्प्शन कर रहे हैं, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन हो रही है, सेडिमेंटेशन टैंक लगा हुआ है, कोई भी कॉलम लगा हुआ है, तो सारे जो केमिकल इंजीनियरिंग की जो यूनिट ऑपरेशंस है, दीज आर द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ऑपरेशंस। जब किसी चीज को आपने हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे ऑपरेट कराना होता है तो बेटा उसके लिए एनर्जी ज्यादा लगती है। कोई रिएक्शन अगर आपने 500 डिग्री सी पे कराना है तो उसके लिए ज़ाहिर है उसको 500 डिग्री सी तक गर्म करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जब हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो स्टीम चाहिए होगी, स्टीम बनाने के लिए बॉयलर चाहिए होगा, और बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए उसके अंदर कोई ना कोई फ्यूल जलेगा ना, कोई गैस जलानी पड़ेगी, ऑयल जलाना पड़ेगा या उसको फायर करना पड़ेगा तो बॉयलर चलेगा तो स्टीम बनेगी। तो जब वो गैस जलानी पड़ेगी, पेट्रोल जलाना पड़ेगा, तो इट मीन्स कि एनवायरनमेंट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
सो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोसेसेस की बजाय जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं वो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। आम जो है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पे ऑपरेट करते हैं, इस वजह से जो है वो चीजें जो है वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं। एनी हाउ, सो व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग जी, इसका कौन जवाब देगा अब्दुल क्यूम के अलावा कोई? केमिकल इंजीनियरिंग को आप किस तरह यानी डिफाइन करते हैं, या केमिकल इंजीनियरिंग को आप किस तरह देखते हैं? जी कौन बताएगा केमिकल इंजीनियरिंग? किसी आप केमिकल इंजीनियर है, किसी को बताना हो जी मैं केमिकल इंजीनियर, कोई आपसे पूछे जी केमिकल इंजीनियर क्या करता है, तो आप उसको यानी किस तरह समझाएंगे? जी बेटा। सर केमिकल इंजीनियर वो एक डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ केमिकल प्लांट्स। अच्छा मोहम्मद जी सर उसके अंदर मोहसिन बताएं, मोहसिन अली आप बताएं। जी मोहसिन सर अली। उसमें क्या था, हमने केमिकल इंजीनियर ने किसी भी रिएक्टर या किसी भी इंडस्ट्री में उसका प्रोसेस, उसके ऑपरेशन, उसके डिजाइन से डील करना होता है, तो इसी को हम केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। गुड। और कोई बेटा अब्दुल्ला? सर किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में चेंज करने के दौरान जो भी प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं, जो भी मशीनरी यूज हो रही है, उसके मुतालिक नॉलेज होने वाले बंदे को हम केमिकल इंजीनियर कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बेटा? सर केमिकल इंजीनियरिंग डिफरेंट मटेरियल्स को उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस और यूनिट प्रोसेस को यूज करते हैं। यस नुमान ने बिल्कुल ठीक बताया जी। हारिस बेटा आप क्या कहना चाहते हैं? हारिस साहब। Sir, chemical engineering is about converting raw material into valuable products for unit operations and unit processes. वेरी गुड, सो दैट्स एक्सीलेंट। के बेसिकली अगर हम किसी को समझाना चाहें बड़े आसान से लफ्ज में कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, तो हम उसको कहेंगे जी कि केमिकल इंजीनियरिंग इज कंसर्न्ड टू कन्वर्ट अ लो वैल्यू मटेरियल इनटू अ हाई वैल्यू मटेरियल बाय द प्रोसेसेस एंड यूनिट ऑपरेशंस। जिस तरह अगर आप लोगों के केएस के कैंपस के सामने इत्तेहाद केमिकल्स है, इत्तेहाद केमिकल्स में क्या हो रहा है? इत्तेहाद केमिकल बना रहा है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका रॉ मटेरियल क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? NaCl, नमक। तो नमक जो है इसकी जो प्राइस होगी, यूनिट प्राइस होगी, वो कम होगी, हो सकता है इसकी प्राइस हो 10 रुपीज पर केजी। इसको प्रोसेसिंग करके यूनिट ऑपरेशंस के थ्रू और यूनिट प्रोसेसेस के थ्रू उसको एक हाई वैल्यू मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसकी वैल्यू में भी पर किलोग्राम 100 रुपया हो। तो एक ऐसा मटेरियल जिसकी वैल्यू 10 kg पर किलोग्राम थी, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया जिसकी वैल्यू जो है वो 100 रुपीज पर किलोग्राम है। तो दिस इज द वैल्यू एडिशन टू द मटेरियल। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप लिख लें व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग इज जस्ट वैल्यू एडिशन टू द मटेरियल्स, कि आप मटेरियल्स के अंदर जो है वो वैल्यू एडिशन करते हैं, मटेरियल्स को अपग्रेड करते हैं, ठीक है। जिस तरह रिफाइनरी में क्या होता है, रिफाइनरी में क्रूड ऑयल आता है ना, जो जमीन से जो क्रूड ऑयल निकलता है जस्ट रॉ फॉर्म में आ जाता है, और जो इसकी रिफाइनरी की जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है? वो हाई क्वालिटी पेट्रोल की फॉर्म में, हाई क्वालिटी गैसोलीन की फॉर्म में, हाई क्वालिटी नेचुरल गैस की फॉर्म में होती है। तो इसी तरह अगर सीमेंट इंडस्ट्री में देखें तो सीमेंट इंडस्ट्री में जो है वो रॉ मटेरियल जो होता है वो क्या होती है? क्ले होता है, लाइमस्टोन होता है, चूने का पत्थर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये एक सस्ता मटेरियल है, चीप मटेरियल है। तो इसकी प्रोसेसिंग करके तो हम इसको हाई वैल्यू मटेरियल में, अच्छा ये जो मैं जो कह रहा हूँ कि हाई वैल्यू मटेरियल, तो इस हाई वैल्यू मटेरियल को एक तो हम देख रहे हैं उसकी प्राइस के हवाले से, कीमत के हवाले से जी कितनी कॉस्ट पर किलोग्राम है। बेसिकली उसकी हाई वैल्यूएबल मटेरियल क्यों हो गया? क्योंकि उसकी एप्लीकेशन बढ़ गई है बेटा। उसको अब हम यूज कर सकते हैं किसके लिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अगेन वही बात आके जो पहली स्लाइड में हमने कही थी कि सारा कुछ क्यों हो रहा है? सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि हम अपनी लाइफ ऑफ द मैनकाइंड इंप्रूव कर सके। तो अगर वो जो क्रूड ऑयल जो जमीन से निकलता है उसको हम अपनी गाड़ी की टैंकी में, मोटरसाइकिल की टैंकी में नहीं डाल सकते। अगर डालेंगे तो वो सारा जो है वो उसके अंदर वो उसकी कंपोजिशन इस तरह की होती है कि वो सारा कुछ इंजन और सारी चीजें बर्बाद कर देगा। तो केमिकल इंजीनियर ने क्या किया? केमिकल इंजीनियर ने क्रूड ऑयल के अंदर वैल्यू एडिशन की। उसने अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग थे, डिस्टिलेशन का और सेपरेशन का, डिस्टिलेशन और सेपरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए उसने क्या किया कि क्रूड ऑयल को एक पेट्रोल में, जिसको हम गैसोलीन कहते हैं, हाई वैल्यू
मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बाय यूजिंग द प्रोसेसेस एंड यूनिट प्रोसेसेस एंड यूनिट ऑपरेशंस। और बेसिकली वो प्रोसेस, वो प्लांट, वो प्रोसेस प्लांट जो रॉ मटेरियल को जो कि लो वैल्यू मटेरियल होता है, उसको एक हाई वैल्यू मटेरियल में जब कन्वर्ट करते हैं बाय द इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोसेस प्लांट। और अगर आप प्रोसेस प्लांट देखें तो आपको एक बड़ा फैसिनेटिंग सी पिक्चर जो है वो नजर आती है, और रात को तो उसमें लाइटें और वो जो है ना, प्राउडली हम कहते हैं अच्छा यार हम केमिकल इंजीनियर इस तरह के प्लांट को। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस प्लांट होता है जो रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, इस प्लांट का डिजाइन भी करना केमिकल इंजीनियर का काम है। Not only the design, the operation of this chemical plant is also the job of a chemical engineering. और ऑपरेशन जो होता है, मेन कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, उस कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करना, उस कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करना, दैट इज आल्सो द जॉब ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। एंड मेन थिंग इज द ट्रबल शूटिंग, जिसके लिए आई एडवाइज यू कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते जाएं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब आपने इंटरव्यू देने जाना है तो उन्होंने आपसे ये पूछना कि बताओ तुम हमारा मसला कौन सा सोल्व कर सकते हो। तो आप आगे से कहेंगे कि नहीं जी हम तो अभी आज तक मसले पैदा ही करते आए हैं अपने टीचर्स के लिए और उनके लिए। तो इस तरह नहीं कहना, आपने उनको कुछ बताना है कि मेरे पास जो है वो कुछ ट्रबल शूटिंग कैपेबिलिटीज हैं। एटलीस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज तो उनका होना कि ठीक है अभी आप प्लांट पे जाके आप जो है वो एक्चुअल एक्सपीरियंस तो आप गेन करेंगे जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, लेकिन ट्रबल शूटिंग का आइडिया तो होना चाहिए जनरल। अच्छा, यहाँ मेरा ये क्वेश्चन है कि हम जो केमिकल इंजीनियरिंग के जो यूनिट ऑपरेशंस होते हैं, या आसान वर्ड्स में कह लूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं, उनकी ट्रबल शूटिंग के बारे में कहाँ से नॉलेज हासिल कर सकते हैं? नॉलेज से स्टार्ट करेंगे ना कि यार अच्छा मैं पढ़ूं, कोई देखूं कि ट्रबल शूटिंग केमिकल प्लांट में जो ट्रबल शूटिंग होती है वो क्या क्या होती है। केमिकल प्लांट में ट्रबल शूटिंग का मतलब ये होगा केमिकल के प्लांट में जो प्रोसेस प्लांट में जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनकी ट्रबल शूटिंग, ठीक है। अब इक्विपमेंट क्या लगे हुए हैं अगर आप गिनना चाहें तो कॉलम्स होते हैं, सेपरेटिंग कॉलम्स होते हैं। जब मैं कहता हूं सेपरेटिंग कॉलम्स हैं तो इसके अंदर डिस्टिलेशन कॉलम भी आ जाते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉलम भी आ जाते हैं, लिक्विड एक्सट्रैक्शन के भी आ जाते हैं, एंड सो ऑन। फिर इसके अंदर हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ट्रबल शूटिंग ऑफ हीट एक्सचेंजर्स, ये लिखें अपनी कॉपियों के ऊपर, ये वर्ड्स लिखें बेटा, ट्रबल शूटिंग ऑफ हीट एक्सचेंजर, ट्रबल शूटिंग ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम, और मेनली पंप्स एंड कंप्रेसर्स। अब जिस मर्जी केमिकल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्री में चले जाएं, पंप्स और कंप्रेसर तो लगे ही होते हैं ना। तो ट्रबल शूटिंग ऑफ पंप्स एंड कंप्रेसर, तो एटलीस्ट आपको जो है वो बेसिक आइडियाज तो होने चाहिए ना, कि पहली चीज कि आपको ट्रबल शूटिंग होनी है और आपने एज ए इंजीनियर उस ट्रबल शूटिंग को सोल्व करना है। जैसे कि पहले एक स्टूडेंट ने बताया कि प्रॉब्लम सोल्वर होता है इंजीनियर। तो अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि ट्रबल शूटिंग के बारे में हम किस तरह नॉलेज गेन कर सकते हैं? सर ये बेसिकली हम थ्योरेटिकली अपने नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे कि हम पहले सोचेंगे कि हम किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे होते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास प्रोडक्ट कम आ रही है तो किस वजह से कम आ रही है कि जो आगे हमारे पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है वो उसको हम रिमूव कर रहे हैं, तो जब भी जाके रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ रही है और हम उसे कंटिन्यूसली वहां से निकाल नहीं रहे तो इस वजह से भी हमारी प्रोडक्ट कम आ रही है। लेट्स से अगर क्वालिटी कम आ रही है तो हम देखेंगे कि क्या हमारी बॉइलिंग ठीक तरह से हो रही है, एब्जॉर्प्शन ठीक तरह से हो रही है, एब्जॉर्प्शन कॉलम सही तरह से काम कर रहा है, या सेपरेटिंग जो कॉलम है वो सही तरह से काम कर रहा है। तो इस तरह हम और देखेंगे अगर सेपरेशन ठीक नहीं हो रही तो सेपरेटिंग कॉलम को हम दोबारा से उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे, तो तब जाके हमारी प्रोडक्ट जो होगी वो ठीक तरह से आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, गुड, वेरी गुड। लेकिन वो तो ये है ना कि जब आप प्लांट के ऊपर जाएंगे तब आप देखेंगे। मैं कह रहा हूँ अभी अगर आप नॉलेज हासिल करना चाहें तो ऑब्वियसली सर अभी नेट सर्च करके कर सकते हैं। रिसर्च कर सकते हैं, बिल्कुल। एपीआईज होती हैं कुछ, आई थिंक सर पास्ट में जो इंसिडेंट वगैरह हमने पंप्स की और कंप्रेसर्स की एपीआईज पढ़ी थी प्रीवियस। और ये जो एक स्टूडेंट कह रहा है कि पास्ट में जो इंसिडेंट्स हुए होते हैं उनकी स्टडी होती है, तो वो उन इंसिडेंट के बारे में बुक्स, ट्रबल शूटिंग की जो है ना, पर्टिकुलरली बुक्स जो है ना, वो केमिकल इंजीनियरिंग ट्रबल शूटिंग की बुक्स जो है ना वो अवेलेबल है। तो आप एक तो इस तरह की बुक्स, इस तरह का मटेरियल अपने पास रखें, थोड़ा बहुत उन चीज़ों को स्टडी करें, तो क्योंकि ये चीज़ें आपकी कैपेबिलिटी बिल्ड करेंगी। एक चीज़ है कन्वेंशनल नॉलेज,
जो साथ साथ जिसका आपने पेपर देना है, जो लेक्चर हो रहे हैं और आप लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं, ये तो जस्ट एक केमिकल इंजीनियरिंग की फाउंडेशन है ना, जिसको हम कहते हैं बेस है। हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, रिएक्शन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, वो तो इनफाइनाइट हो चुके हैं, इतनी ज्यादा उनमें रिसर्च हो चुकी है, इतनी ज्यादा वो फैल चुके हैं कि अगर आप पीएचडीज भी करनी चाहें तो आप किसी एक चीज के अंदर, एक सब्जेक्ट्स के अंदर पीएचडी, बल्कि सब्जेक्ट के भी एक टॉपिक के अंदर आप कई दफा पीएचडी कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो स्टडी कर रहे हैं, ये तो एक बेसिक्स है ना, तो ये बेसिक्स बड़ी जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, कि ट्रबल शूटिंग, एपीआईज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सोशल बिहेवियर, मैनेजमेंट स्किल्स, इकोनॉमिक्स के बारे में, मॉडर्न टूल्स के बारे में, ये सारी चीजें भी साथ साथ आपने अपने अंदर जो है वो बिल्ड करनी है। तो ट्रबल शूटिंग के बाद एक और भी लिखा हुआ है जी कि रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये एक बड़ा फैक्टर जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी है। R&D सेक्शन भी है, अगरचे कि जो पाकिस्तानी जो हम यूनिवर्सिटी जो इंडस्ट्री है उसमें इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो बाहर की इंडस्ट्रीज है उनमें क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगता है ना, तो इंडस्ट्री जो है वो कहीं भी जो पैसा जब खर्च करती है तो वो देखती है कि आउटपुट जो है वो मुझे जल्द मिलना चाहिए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो आउटपुट होता है वो जरा थोड़ा सा देर से मिलता है, क्योंकि रिसर्च में होता है ना कि आपने एक एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है, नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट ऑफ द केमिकल ऑपरेशंस, केमिकल इंडस्ट्रीज ऑपरेशन। रिसर्च एंड R&D सेक्शन हर इंडस्ट्री का होता है, जिसमें वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बारे में रिसर्च कंटिन्यूसली वो हो रही होती है कि हम इस प्रोडक्ट को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। एंड मैनेजमेंट, तो मेन जो है केमिकल इंजीनियर बेसिकली प्लांट के ऊपर प्लांट मैनेजमेंट ही कर रहा होता है। उसने वो जो वैल्व, अगर कोई वैल्व ओपन करना है या वैल्व क्लोज करना है तो वो खुद तो नहीं करना जाके, बेसिकली वो तो उसने तो उसकी मैनेज करना है ना चीजों को। तो इंजीनियर इज अ मैनेजर, आप इसको लिख रहे हैं अपनी कॉपीज के ऊपर कि इंजीनियर इज अ मैनेजर। इंजीनियर जो होता है वो चीजों को मैनेज करता है, बंदों को मैनेज करता है, उनके जब बंदों से काम लेना होता है तो उनके बिहेवियर को मैनेज करना पड़ता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए चीजों। सो ये एक ओवरऑल एक थ्योरी है, एक ओवरऑल थीम है कि हमने लो वैल्यू मटेरियल को हाई वैल्यू मटेरियल में प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, उसके लिए जो प्रोसेस प्लान लगाया जाता है उसका डिजाइन भी, ऑपरेशन भी, कंट्रोल भी, और जब लग जाएगा तो उसके अंदर जो ट्रबल शूटिंग होगी वो भी, इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी, उसकी मैनेजमेंट का काम भी, ये सारा काम इज अ जॉब ऑफ अ केमिकल इंजीनियर। अच्छा बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका है, कोई चीज हम डिस्कस करना चाहें तो हम कर सकते हैं। एनी पॉइंट टू बी डिस्कस बेटा? कोई क्वेश्चन? अफजाल कौन है जी? अफजाल, आकिब रमजान, आकिब रमजान, असद इसहाक, फहाम है कि फहामा है, कौन है? यस सर। जी बेटा, इस लास्ट स्लाइड में आपने क्या सीखा है बेटा, क्या डिस्कशन हमने की है? सर हमने देखा कि केमिकल इंजीनियरिंग में कैसे हम केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, मतलब कि रॉ मटेरियल को उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उसके लिए हमें जो चीजें चाहिए होती है वो डिजाइन, ऑपरेशन, कंट्रोल और ट्रबल शूटिंग जो हमने सीखी है वो है कि किसी भी चीज की, किसी भी इक्विपमेंट की हमने सीखने की ट्रबल शूटिंग वो हम रिसर्च से सीख सकते हैं, मतलब कि किसी को बुक्स पढ़ी होती हैं वहां से, और रिसर्च एंड डिजाइन और मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो कोई नया आइडिया भी, कोई नई सोच भी आपके जहन में डेवलप हुई है इस यहाँ तक, कोई कुछ डिस्कस करने के बाद, लेक्चर लेने के बाद? सर ऐसा नहीं तो नहीं, लेकिन जो पुरानी थी वो एक दफा रिफ्रेश हो गई है। रिवाइज हुई है वो एक दफा। बेसिकली आपने ये माइंड में जो है इन चीज़ों को क्लियर रखना है कि मेरी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए एज अ केमिकल इंजीनियर।
और इंजीनियर का एक एटीट्यूड होता है, एक पर्सनालिटी होती है, उसके अंदर जो स्किल्स होती हैं वो आपने अपने साथ साथ जो है वो उनको डेवलप करना है। तो मजीद इसको अगर हम लेकर चलें तो अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग की जो फाउंडेशन है, केमिकल इंजीनियरिंग किस पे बेस करती है जी? फिजिकल साइंसेस पे, थर्मोडायनामिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स पे, मोमेंटम, हीट एंड मास ट्रांसफर पे। इसको हम मजीद जो है वो अगली स्लाइड में देखते हैं। ये जो बेटा आप स्लाइड आपके सामने है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस स्लाइड को 1 मिनट में दे रहा हूँ, 1 मिनट इस स्लाइड को अच्छी तरह पढ़ें, फिर उसके बाद मैं इस स्लाइड को डिस्कस करता हूँ। दिस स्लाइड इज द ओवरऑल एक समरी है केमिकल इंजीनियरिंग की, जिसमें सारी केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो आप कह लें कि उसके अंदर जो है वो समाई हुई है। तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट और 2 मिनट, आप इसको जरा देखें कि इसके अंदर स्लाइड के अंदर वर्ड्स क्या क्या लिखे हुए हैं, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी बेटा जी, आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। सो एनी वन ऑफ यू कोई इस बारे में पहले कोई बताएगा, डिस्कस करना चाहेगा कि स्लाइड्स में किस तरह क्या कुछ है? सर आई थिंक ये बताया गया कि किसी भी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर कौन से बेसिक रूल्स चल रहे होते हैं। एक तो उसमें थर्मोडायनामिक्स आ जाता है, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह आ गया। काइनेटिक्स आ जाती है, काइनेटिक्स में कि कोई भी प्रोसेस कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है।
या उसकी क्या स्पीड है। साइज रिडक्शन में आ सकता है कि हम कैसे कम एरिया में एक प्रोसेस को कर सकते हैं, कम से कम एरिया यूज करते हुए, और ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के अंदर फ्लूइड मैकेनिज्म वगैरह आ जाता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग जो है, अगर इसको हम समराइज करना चाहें तो यहाँ पर ये केमिकल इंजीनियरिंग जो है समराइज है। सबसे पहले चीज है, अगर हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब होता है? थर्मोडायनेमिक्स को उसने सिर्फ 2 वर्ड्स में डिफाइन कर दिया, हाउ फार, मीन्स के केमिकल रिएक्शन कितनी दूर तक जाएगा। इस बात का क्या मतलब है? उस बात का ये मतलब है बेटा, एक और इस थर्मोडायनेमिक्स आप लिखे अपनी कॉपीज के ऊपर, थर्मोडायनेमिक्स का वर्ड लिखें, उसके बाद लिखें थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब होता है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि सैचुरेशन कब अचीव हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कहां पर जाके अचीव होगा, और जब सैचुरेशन अचीव हो जाती है, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, तब रिएक्शन जो होता है वो रुक जाता है। सो थर्मोडायनेमिक्स मीन टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, और ये नेचुरल चीज है। इस बात का क्या मतलब है, इसको इसी इतना और तरह समझ लें कि जब 2 चीजों को मिलाया जाए, ए प्लस बी को मिलाया जाए, तो ए प्लस बी को जब मिलाया जाएगा, दो चीजों को जब मिलाया जाएगा, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन को मिलाया जाएगा, तो इस रिएक्शन की एक पर्टिकुलरली लिमिट होगी जहां पर रिएक्शन जाके रुक जाएगा। या रिएक्शन जाके रुक जाएगा मतलब ये है कि जहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वहां पर मजीद आगे जो है उस टेम्परेचर और प्रेशर पे मजीद कन्वर्जन अचीव नहीं हो सकती। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो नॉलेज होता है वो हमें ये बताता है कि अगर हमने कोई भी फिजिकल रिएक्शन करवाना है या कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाना है, तो ये रिएक्शन कितनी दूर तक, कब जाके सैचुरेशन अचीव हो जाएगी, कब जाके इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स यू कैन से व्हेन, हाउ मच वुड बी द कन्वर्जन। अगर मैं ए और बी को मिलाता हूं तो कितने % कन्वर्जन होगी, ए और बी को मिलाता हूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाता हूं तो अमोनिया बननी है, तो 70% कन्वर्जन होगी या 80% कन्वर्जन होगी। और ये कन्वर्जन किस पे डिपेंड करेगी? इक्विलिब्रियम के ऊपर डिपेंड करेगी। और सैचुरेशन कब अचीव हो जाएगी, यील्ड कितनी आ जाएगी। सो दिस इज द थर्मोडायनेमिक्स ओवरऑल। तो कोई अगर फिजिकल रिएक्शन भी हो रहा है उसके अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होगी, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होगी। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि अगर 2 चीजें आपस में मिलाई जाएं, इंटरेक्शन कराया जाए, तो इनमें सैचुरेशन का, जिस तरह मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं, आप लेक्चर सुन रहे हैं, अब शुरू में जो है मैं भी एनर्जेटिक हूं, आप लोगों का भी अगर पहला लेक्चर तो एनर्जेटिक होंगे, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर गुजरता जाएगा एनर्जी लेवल जो होगा वो डाउन होता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा कि मैक्सिमम जो है लिमिट आ जाएगी कि ना मैं उससे ज्यादा पढ़ा सकूंगा और ना आप उससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। इट मींस कि अब वो जो प्रोसेस था टीचिंग लर्निंग का, वो उसके अंदर इक्विलिब्रियम आ गया, सैचुरेशन आ गया, जितना मैक्सिमम होना था हो गया। तो इसी तरह हर प्रोसेस जो होता है, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन हो चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, ये एक नेचुरली उसके अंदर एक अल्लाह ताला की तरफ से ही नेचुरली है कि उसकी एक खास कन्वर्जन होती है, उसकी एक खास यील्ड होती है। तो उस कन्वर्जन को, उस यील्ड को फाइंड आउट करना, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स। अब काइनेटिक्स हमें ये बताती है कि वो कन्वर्जन या वो यील्ड कितनी देर में अचीव हो जाएगी। अगर एक रिएक्शन हुआ है प्लस बी गिव अस द सी, तो थर्मोडायनेमिक्स हमें बताएगी कि इसकी जो कन्वर्जन है वो 70% है। काइनेटिक्स का नॉलेज हमें बताएगा कि ये 70% कन्वर्जन कितनी देर में अचीव हो जाएगी, हाउ फास्ट। तो हाउ फास्ट का मतलब है इसके अंदर स्पीड आ जाएगी। तो काइनेटिक्स इज ऑल अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शंस। काइनेटिक्स जो है एक जनरल वर्ड है जो फिजिकल रिएक्शंस पे भी अप्लाई किया जा सकता है, जो केमिकल रिएक्शंस पे भी अप्लाई किया जाता है। जब केमिकल रिएक्शंस पे अप्लाई करेंगे तो ये केमिकल काइनेटिक्स कहलाएगी, ठीक है। और जब इसके अंदर वो रिएक्शन की इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व हो जाएगी तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग कहलाएगी। साइज रिडक्शन हम क्यों करते हैं? साइज रिडक्शन हम करते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। पार्टिकल टेक्नोलॉजी में आपने साइज रिडक्शन टेक्निक्स होंगी पढ़ी होंगी। अगर हम कहें कि केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग ऑपरेशंस, अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग ऑपरेशंस, जनरली 2 या 3 पैरामीटर्स बताएं, तो सरफेस एरिया, इसको नोट कर लें, सरफेस एरिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग रिएक्शंस। कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रिएक्शन की एफिशिएंसी बढ़ती है। इसलिए हम चीजों को पाउडर बना लेते हैं। वो जो सॉलिड्स होते हैं
उनका साइज रिडक्शन करते हैं, उनको पाउडर बना लेते हैं। जब किसी चीज का साइज रिडक्शन करते हैं तो सरफेस एरिया जो होता है वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है? रिएक्शन की एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? एनीवन ऑफ यू? इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हो जाती है। हम केमिकल इंजीनियरिंग में चाहते हैं कि सरफेस एरिया ज्यादा मिले, हाई सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो एक चीज होती है थर्मोडायनामिक्स। अब जब एक केमिकल ये एक रिएक्शन हो रहा होता है, फिजिकल या केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, कोई भी केमिकल इंजीनियरिंग का ऑपरेशन हो रहा होता है, तो अगरचे कि हम थर्मोडायनामिक्स आपने अलग से पढ़ी है, काइनेटिक्स के सब्जेक्ट्स आपने अलग से पढ़े हैं, साइज रिडक्शन आपने, पार्टिकल टेक्नोलॉजी आपने थर्ड सेमेस्टर में अलग से पढ़ी, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना आपने 8th सेमेस्टर में जाके या 7th में जाके पढ़ना, लेकिन जब आपने एक इंजीनियर बन जाना है तो आपने सारे नॉलेज को साइमल्टेनियसली अप्लाई करना होता है, एट द सेम टाइम आप अप्लाई करना। जब आप डिजाइन करेंगे किसी चीज का तो आपने उस जो इक्विपमेंट डिजाइन कर रहे हैं उसकी थर्मोडायनामिक्स को भी देखना होता है, उसकी काइनेटिक्स को भी देखना होता है, उसकी सरफेस प्रॉपर्टीज को भी देखना होता है, एंड आखिर में ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के अंदर जो है बेटा कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं? जी कौन बताएगा? व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन केमिकल इंजीनियरिंग? सर इसमें ये होता है कि हमने एक जगह से दूसरी जगह फ्लूइड को लेके जाना है या मटेरियल है जो उसको ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह पे। इसमें नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स वो जो मटेरियल ट्रांसफर है ना, बल्क मटेरियल ट्रांसफर, वो तो बेटा वो आपने अगर वो पार्टिकल टेक्नोलॉजी में वो कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह या वो या आपने पंप्स लगाए हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल जा रहा है, तो वो है बल्क ट्रांसफर। जी सर। पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट फिनोमिना केमिकल इंजीनियरिंग में मीनिंग के रेट, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर एंड मोमेंटम ट्रांसफर। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का वर्ड लिखिए तो उसके आगे आप लिखें 3 चीजें हैं कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इज बेसिकली इन केमिकल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 प्रोसेसेस, दैट इज द हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर एंड मोमेंटम ट्रांसफर। तो मोमेंटम ट्रांसफर आपने पढ़ा है फ्लूइड फ्लो में, फ्लूइड फ्लो इज रिलेटेड विद द मोमेंटम ट्रांसफर फिनोमिना। हीट ट्रांसफर आपने प्रोसेस हीट ट्रांसफर में आप लोग पढ़ रहे होंगे या स्टार्ट करेंगे। और मास ट्रांसफर कौन से सब्जेक्ट्स में पढ़ा है आपने? जी मास ट्रांसफर आपने कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा है? सर ये अभी पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है, 4th सेमेस्टर में, सेपरेशन प्रोसेस, वही मास ट्रांसफर की जगह पे हमने सेपरेशन प्रोसेस। सेपरेशन प्रोसेसेस आर बेसिकली द मास ट्रांसफर ऑपरेशंस। तो अब ये मास ट्रांसफर ऑपरेशंस, हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस एंड मोमेंटम ट्रांसफर ऑपरेशंस, इन तीनों को कंबाइन हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। ठीक है, तो जब भी एक रिएक्शन होना है, अच्छा किसी ऐसे इक्विपमेंट का नाम बताएं, केमिकल इंजीनियरिंग में किसी ऐसे इक्विपमेंट का नाम बताएं जिसके अंदर ये तीनों रिएक्शन हो रहे हैं, हीट ट्रांसफर भी हो रही है, मास ट्रांसफर भी हो रही है, मोमेंटम ट्रांसफर भी हो रहा है। अच्छा जिस तरह एक हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर के अंदर इन तीनों में से कौन सा फिनोमिना हो रहा है? हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, ट्रांसफर का फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर कौन सा फिनोमिना हो रहा है? हीट ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। जी अब्दुल कीम। मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है सर। मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, और इसके अलावा मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो बेसिकली तीनों प्रोसेस ही साइमल्टेनियसली हो रहे हैं बेटा। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, जिसके अंदर मास ट्रांसफर भी हो रहा है, जिसके अंदर मोमेंटम ट्रांसफर भी हो रहा है। So three processes are taking simultaneously distillation column के अंदर। mass transfer का फिनोमिना भी हो रहा होता है, heat transfer का फिनोमिना भी हो रहा होता है, और mass और momentum transfer का फिनोमिना भी हो रहा होता है। अच्छा डिस्टिलेशन कॉलम के अलावा और बताएं, और कौन सा केमिकल इंजीनियरिंग का इक्विपमेंट या केमिकल इंजीनियरिंग ऑपरेशन बताएं जिसके अंदर हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर तीनों हो रहे हैं। पंप के अंदर क्या हो रहा है? पंप जो है एक फ्लूइड आ रहा है तो वो जो है वो फ्लूइड को ट्रांसफर कर रहा है। पंप के अंदर कौन सा फिनोमिना हो रहा है? सर मास ट्रांसफर। सर मोमेंटम ट्रांसफर और मास ट्रांसफर।
पंप के अंदर बेटा मैस ट्रांसफर कोई नहीं हो रही। मैस ट्रांसफर को अगर आप अब ये जरा आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, मैस ट्रांसफर से मुराद ये नहीं है कि मैस एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो यानी कि बल्क ट्रांसपोर्ट जो होता है उसको मैस ट्रांसफर, वो कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो कन्वेक्टिव का कंडक्टिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो पंप के अंदर जो है बेसिकली जो है वो, यानी कि आपने पंप सेपरेशन प्रोसेसेस में आपने पंप डिजाइन नहीं पढ़ा होगा, ना कोर्स कंटेंट्स में है। इट मींस कि पंप जो है वो मैस ट्रांसफर का इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। उसके अंदर मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। वेलोसिटी जहां पर चेंज होती है ना, जहां पर प्रेशर और वेलोसिटी का चेंज आता है, जहां पर बर्नौली इक्वेशन आ जाती है, तो वो दैट इज द मोमेंटम ट्रांसपोर्ट। सो ये चीजें जो है, अब कोई भी जब रिएक्शन होना होता है केमिकल इंजीनियरिंग में, उसमें ये सारी चीजें या तो साइमल्टेनियसली कंबाइन हो रही होती हैं, या उनमें से कोई ना कोई थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक्स तो हर जगह पर होगी, साइज रिडक्शन जगह पर इन्वॉल्व होगा, और ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर, या तो तीनों प्रोसेसेस हो रहे होंगे, या तीनों दो प्रोसेसेस हो रहे होंगे, या कोई दो तो लाजमी हो रहे होंगे। इवन पंप्स के अंदर भी देखें तो मोमेंटम ट्रांसफर भी है। फिर पंप्स जो होता है वो गर्म भी हो जाते हैं अपने ऑपरेशन करते हुए, तो उसको भी ठंडा भी किया जाता है, तो इसका मीन्स कि हीट ट्रांसफर उसके अंदर भी इन्वॉल्व होगी। सो दीज आर द, ये एक केमिकल इंजीनियरिंग की ओवरऑल जो है एक हम देखे जाए। अच्छा, ये एक मजीद थोड़ा सा एक आप लोगों को एक व्यू देना है कि केमिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली तो थर्मोडायनामिक्स है, काइनेटिक्स है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस हैं। उसके बाद जो है अगर कन्वेंशनल यूनिट्स एंड ऑपरेशंस देखे जाएं तो सेपरेशन प्रोसेसेस हैं, रिएक्टर्स हैं, हीट एंड मास ट्रांसफर है। अच्छा, न्यू टेक्नोलॉजीज केमिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी आ रही हैं? जिस तरह के अभी हमने वो जो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का डिस्कस किया था पॉइंट थोड़ी देर पहले, तो उसके अंदर आपने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है। तो और न्यू टेक्नोलॉजीज जो हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही हैं? एनी वन ऑफ यू? So I think petroleum is also a part of chemical engineering. ठीक है, गुड। सो बायोटेक्नोलॉजी, अच्छा आपने नैनो टेक्नोलॉजी का कभी नाम सुना है? नैनो टेक्नोलॉजी, सो नैनो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है। नैनो टेक्नोलॉजी मीन कि आप नैनो स्केल तक जाके चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। स्केल छोटा, स्केल जो है वो चीज़ों का छोटा होता जा रहा है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। अब आप नैनो स्केल पे जाके चीज़ों को डिज़ाइन, माइक्रो फ्लूइड्स हैं, माइक्रो लेवल पे जाके चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। तो एक तो आप लिख लें बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, नंबर सेकंड नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से, और नंबर थर्ड पे लिखें कि और कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आप कह रहे हैं कि वक्त के साथ जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है और बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है और हर फील्ड में वो अब अप्लाई हो रही है। एक तो मैंने कहा नैनो टेक्नोलॉजी जनरल है, फिर उस बायोटेक्नोलॉजी है, और कौन सी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, ग्रो हो चुकी है, हर फील्ड में वो इन्वॉल्व हो चुकी है? सर रोबोटिक्स। यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। अब पूरी की पूरी केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो आईटी बेस्ड की तरफ जा रही है। अगर आप केमिकल प्लांट में भी जाएं, अगर आपने किसी इंडस्ट्री में विजिट किया हो या वैसे देखा हो, तो आप देखा होगा बहुत बड़ा एक कमरा है जिसको कंट्रोल रूम कहते हैं, और बहुत उसके अंदर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जिसके अंदर पूरे प्लांट की जो है वो फ्लो शीट बनी आ रही है। और वो फ्लो शीट जस्ट ड्राइंग नहीं है, वो एक्चुअल जो मेजरमेंट्स हैं प्लांट्स के ऊपर वो आ रही हैं, हजारों की तादाद में जो मेजरमेंट्स हैं वो आ रही हैं और उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी बेस्ड जो है वो सारी चीज़ों को जो है वो चेंज कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर जो हैं केमिकल इंजीनियरिंग के, सॉफ्टवेयर जो है वो कौन कौन से हैं? जी बताएं मुझे शाबाश। मैट लैब हो गया, वीजीओ हो गया, जिसमें हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड ब्लॉक डायग्राम बना रहे होते हैं किसी भी प्लांट की, कि यहाँ पे हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। और वीजीओ में अब और उसमें मैट लैब है, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम ठीक है बेटा, गुड है। तो लेकिन ये एक मैट लैब और वीजीओ जो है ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े जो है ना यूजफुल टूल्स हैं। तो हाइसिस है, केमकैड है और एस्पन प्लस है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, जो कि सिमुलेशन यानी कि आप इनको यूज करते हुए केमिकल इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट का डिजाइन कर सकते हैं।
एनी हाउ प्रोसेस सिस्टम इंजीनियरिंग एक नई इंजीनियरिंग आ गई है। पहले प्रोसेस इंजीनियरिंग होती थी, जैसा मैंने बताया कि केमिकल इंजीनियरिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब एक नई इंजीनियरिंग आ गई है, प्रोसेस सिस्टम इंजीनियरिंग। आप सर्च करें, आप देखेंगे कि बाहर की यूनिवर्सिटीज में जो है वो प्रोसेस सिस्टम इंजीनियरिंग जो है वो उसके डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो प्रोसेस सिस्टम्स इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? प्रोसेस सिस्टम इंजीनियरिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है। तो एक नई फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग आ गई है, प्रोसेस सिस्टम्स इंजीनियरिंग, जिसमें अभी बहुत कम लोग पीएचडीज हैं। पाकिस्तान में तो शायद कोई भी प्रोसेस सिस्टम इंजीनियरिंग का बंदा या जो है वो एक्सपर्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा आप लोगों का, कोई डिस्कशन या कोई क्वेश्चन आप लोगों ने करना था? जी हंजला, हंजला फिजा, हीरा बतूल, अमार हैदर। यस सर। जी बेटा, क्या सीखा है आपने? कोई रिवाइज कर सकते हैं इन चीज़ों को कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग? सर आपने न्यू ट्रेंड बताया केमिकल इंजीनियरिंग में, मतलब उसमें आईटी आ रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और नया सिस्टम आया है प्रोसेस सिस्टम इंजीनियरिंग। उसमें इलेक्ट्रिकल होती है, केमिकल होती है और कंप्यूटर साइंस मिलके ना एक नई इंजीनियरिंग आ रही है। और हम केमिकल इंजीनियर अब नैनो टेक्नोलॉजी पे जाके हम लोग काम कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। माइक्रो टेक्नोलॉजी पे कर रहे थे, अब नैनो टेक्नोलॉजी पे जाके हम लोग डिज़ाइन वगैरह कर रहे हैं सारे। वेरी गुड बेटा। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर, ताकि हम इसको जो है वो खत्म। इस साइड में गेन जो है वो यही बताया गया कि केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है, जिसके अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। अब आपको पता लग गया कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का क्या मतलब है, कि हीट ट्रांसफर के मास ट्रांसफर और मोमेंटम ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक्स, ये तीन चीज़ें हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग की जो है समझ लें कि डोमेन है। फिर बायोलॉजिकल और जेनेटिक्स आ जाती है, कंप्यूटर साइंस आ जाती है, मटेरियल साइंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स। ये आपको हर चीज का जो है ये नॉलेज होना चाहिए। ये सारे जो है समझ लें कि केमिकल इंजीनियरिंग के पिलर्स हैं। अगर आप अपने आप को केमिकल इंजीनियर कहते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए। थर्मोडायनामिक्स में आपकी ग्रिप बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपकी काइनेटिक्स के अंदर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग काइनेटिक्स के अंदर आपकी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आपको जो है वो जैसे जैसे अब प्रोसीड हो रहा है आगे टाइम, तो कंप्यूटर का नॉलेज जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत जरूरी होता जा रहा है, और हाई फाई नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक्स और बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर अपना रोल प्ले करना शुरू हो गई है। मटीरियल साइंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जी मैं सिर्फ इंजीनियर हूँ तो मुझे सिर्फ हीट ट्रांसफर आती है, मास ट्रांसफर आती है या मोमेंटम ट्रांसफर आता है। नहीं, आपको मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स भी आनी चाहिए, आपको सोशल बिहेवियर भी आना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ मटेरियल साइंस का पता होना चाहिए, आपकी कंप्यूटर स्किल्स बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। ये सारी चीजें मिलके जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड को, सो ये हैं चीजें कुछ। ओके, तो फाइनली ये पॉइंट कि जिस तरह एक इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं होता, इसी तरह एक केमिस्ट जो होता है वो केमिकल इंजीनियर नहीं होता। केमिस्ट एक अलग चीज है, केमिकल इंजीनियरिंग एक अलग चीज है। ये जितनी भी आपको अभी मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं, वो केमिस्ट के पास वो टूल्स नहीं होते। उसके पास जो है वो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, थर्मोडायनामिक्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट स्किल्स, बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जो है मिलके केमिकल इंजीनियर जो है वो बनाता है। तो आपने भी अपने आप को एक केमिकल इंजीनियर बनाना है, केमिस्ट जो है वो नहीं बनाना। अच्छा, बहुत बार ये भी होता है कि हमें एज ए इंजीनियर पता ही नहीं होता कि केमिकल इंजीनियर की जॉब्स जो होती हैं वो कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग की जो है वो एक वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्री के अंदर, प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, फर्टिलाइजर के अंदर, सीमेंट के अंदर, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर, पेंट्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एनर्जी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वाटर, फूड्स एंड ड्रिंक्स, नेस्ले वगैरह, और ये एक मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, और ये जो वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं। और सबसे बड़ा एरिया पेट्रोकेमिकल्स का, रिफाइनरी का, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग का, बायोटेक्नोलॉजी का, फार्मास्यूटिकल, जितनी भी मेडिसिन बनती हैं,
जो फार्मास्यूटिकल्स बनती हैं, तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ये सारी की सारी बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ही है, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल, फिर ये वो एरिया जिसके अंदर हम ध्यान नहीं देते कि बिजनेस एंड मैनेजमेंट, केमिकल इंजीनियर जो है वो भी अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी, जब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है, चीज़ों का पता लग जाता है, तब जो है वो केमिकल इंजीनियर कंसल्टेंसी की तरफ भी जा सकता है। और बेशुमार जो है ये चीज़ें थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए साथ साथ कि केमिकल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ पर है और किन किन इंडस्ट्रीज़ में जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग की जो है वो एप्लीकेशंस हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, ठीक है। और इनसाइड द सिटी एंड अब्रोड, बैरून मुल्क जो है वो कौन कौन सी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जो केमिकल इंजीनियरिंग जिनके अंदर इन्वॉल्व है, जो केमिकल इंजीनियर्स को हायर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए साथ साथ। इसलिए अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉलेज जो है वो हर फील्ड का नॉलेज जो है ना वो गेन करने की कोशिश करें साथ साथ। अच्छा, कहा जाता है जी केमिकल इंजीनियर्स आर द हाईएस्ट पेड इंजीनियर अमंग द बिग फोर। जो 4 बड़ी इंजीनियरिंग हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, उनमें से केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो हाईएस्ट पेड इंजीनियरिंग है। इसका आंसर आपने ढूंढना है कि वो हाईएस्ट पेड इंजीनियरिंग जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग हाईएस्ट पेड इंजीनियरिंग जो है वो क्यों है? कोई इसका बता सकता है मुझे आंसर? कोई आइडिया, कोई आइडिया, कोई क्लू कि व्हाई इज द केमिकल इंजीनियरिंग इज द हाईएस्ट पेड इंजीनियर? Any one of you? सर ये इसके ना काम की वजह से कि ये किस तरह इसमें बेसिकली स्कोप की वजह से ही है, क्योंकि ये काफी चीजों को मैनेज कर रहा होता है। एक इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में लेट्स से एटॉमिक एनर्जी है तो एटॉमिक एनर्जी में भी एक केमिकल इंजीनियर का रोल है, हालांकि वो इलेक्ट्रिकल ज्यादा बेस्ड है। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना उसमें इनको जो चीजें मैनेज करनी पड़ती है ना वो काफी ज्यादा, जिस तरह हम इधर देख रहे हैं कि ये एक फार्मास्यूटिकल में भी ये जा रहा है, तो एक एटॉमिक एनर्जी में भी ये जा रहा है, तो एक फर्टिलाइजर में भी ये जा रहा है। तो इनके बहुत ज्यादा इनकी स्किल्स की बिना पे इनको ना बहुत ज्यादा पेड हाईएस्ट स्किल बहुत ज्यादा है, स्कोप बहुत ज्यादा, मल्टी डिसिप्लिनरी है। केमिकल इंजीनियरिंग जो है मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो अपने आप को, अच्छा अब ये नहीं है कि केमिकल इंजीनियरिंग मल्टी डिसिप्लिनरी है तो जी मैं केमिकल इंजीनियर हूं तो मुझे भी हाईएस्ट पेड किया जाए। नो, आपने अपने अंदर स्किल्स कितनी डेवलप की हैं ये आपसे पूछा जाएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका एनालिसिस, आपकी जो सैलरी जो डिफाइन होनी है, आपकी जो पोजीशन डिफाइन होनी है, वो ये नहीं डिफाइन होनी है केमिकल इंजीनियरिंग बहुत बड़ी फील्ड है। उस बात पे डिफाइन होना है कि आपने कितना सीखा है, आपने अपने अंदर कैपेबिलिटीज कितनी प्रोड्यूस की हैं, आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितना स्टडी किया है। ये इस चीज पे इंडिविजुअल गेम है ना। हर एक की जो लाइफ है, हर एक की जो दौड़ है वो इंडिविजुअल है। हर एक ने अपनी किस्मत खुद बना रहा है, उसने अपनी पोजीशन खुद डिफाइन करनी है। कोई किसी का जो है वो साथ, दोस्त भी, रिश्तेदार भी खास हद तक ही होते हैं, इवन के माँ बाप भी खास हद तक ही चलते हैं ना। जब तक अब आपने खुद अपने आप को जब संभालना है, अपने आप को सस्टेन करना है, तो वो डिफाइन करेगा कि आपने कितनी मेहनत की है, आपने अपने अंदर कैपेबिलिटीज कितनी प्रोड्यूस की हैं, नॉलेज कितना प्रोड्यूस की है, मेहनत कितनी प्रोड्यूस की है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको इंजीनियर बनाएंगी, ठीक है। किसी ने तर्स खा के आपको जॉब नहीं देनी। और फिर इन सारी चीज़ों के बाद अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए, अपनी मेहनत पे कभी भी यकीन नहीं रखना चाहिए कि जी मैंने बहुत मेहनत की है और मैं जो है ना बड़ा पढ़ लिख गया हूँ तो मुझे अब जॉब मिलनी चाहिए। नहीं, जॉब जो मिलनी है वो सारी अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की जो है ना फजल से मिलनी है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं मुसलमान के ईमान में। मेहनत भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा ही, उससे कम नहीं। तो वो मेहनत भी साथ साथ है, कोशिश भी साथ साथ है, लेकिन अल्लाह ताला पर यकीन और अल्लाह ताला के फजल का और रहमत का जो यकीन है वो भी साथ साथ है। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि टाइम पे, दोनों के टाइम पे जो है वो हर चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है हमने आगे बढ़ना है। सो अब ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग की हम जो बहस है इससे आगे थोड़ा सा निकलते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है। और जैसे मैंने भी बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी यही फरमाया कि बेशक इंसान के लिए वही है जो उसके लिए कोशिश करता है। तो जब तक आप हार्ड वर्क और स्ट्रगल नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, एक बंदा सिर्फ बैठा हुआ है,
फेसबुक पे टाइम वेस्ट कर रहा है, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहा है, और एक बंदा मेहनत कर रहा है, अपना नॉलेज इंप्रूव कर रहा है, अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए अपनी स्किल्स इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिवार्ड मिलेगा, ये एक अल्लाह ताला का असूल है। तो हार्ड वर्क और स्ट्रगल से आप इंशाल्लाह सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद द CRE, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। अब हम पर्टिकुलरली जो है वो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू में हमने ये थोड़ा सा जो है ना एक ओवरऑल एक ओवरव्यू लिया था, ठीक है। तो एक इंजीनियरिंग का, केमिकल इंजीनियरिंग का बेसिक सा नॉलेज हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। अच्छा अब हम आते हैं CRE, आपका जो सब्जेक्ट है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। अगर इसको डिफाइन करें तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग जो है इस कंसर्न किससे कंसर्न होता है? पहली चीज है जी रेट्स, दूसरी चीज है मैकेनिज्म। रेट्स एंड मैकेनिज्म, किस चीज के रेट्स एंड मैकेनिज्म? केमिकल रिएक्शंस के रेट्स एंड मैकेनिज्म। तो पहली चीज तो आ गई कि केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। इट मींस कि अब CRE जो है वो हीट एक्सचेंजर के साथ इन्वॉल्व नहीं है, पंप के साथ इन्वॉल्व नहीं है, वो डिस्टिलेशन कॉलम के साथ या एब्जॉर्प्शन कॉलम या लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन कॉलम इनके साथ इन्वॉल्व नहीं है। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्व के प्रोसेस प्लांट में वो वाला इक्विपमेंट जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ अ केमिकल प्रोसेस। जिस तरह जिस्म, इंसानी जिस्म में एक दिल की हैसियत है ना, उसी तरह एक पूरे प्रोसेस प्लांट के अंदर जो है वो एक रिएक्टर की हैसियत है। रिएक्टर इज द हार्ट ऑफ अ केमिकल इंडस्ट्री। अच्छा, अब उस रिएक्टर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन के रेट्स और मैकेनिज्म को स्टडी करना इज द सब्जेक्ट ऑफ CRE। कि वो जो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट क्या होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये एक चीज है कि उसका रेट और मैकेनिज्म स्टडी करना। सेकंड चीज है डिजाइन ऑफ केमिकल रिएक्टर्स, और ये सेकंड चीज है। तो CRE बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू डोमेन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू थिंग्स। पहली चीज तो हमने ये पढ़ी कि ये उस पार्ट इक्विपमेंट को कवर कर दिया जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होना है, तो वो रिएक्टर है। अब दो चीजें हैं कि CRE का जो मौजू है, CRE की फील्ड है, वो एक चीज तो है कि रिएक्टर डिजाइन है कि आपने एक पर्टिकुलर किस्म का रिएक्टर डिजाइन करना है, और रिएक्टर डिजाइन से पहले ये होगा कि जब आपने केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है उसका रेट स्टडी करना है, उसका मैकेनिज्म स्टडी करना है, रेट लॉ बनाना है। जब रेट लॉ बना लेंगे उसके बाद रिएक्टर डिजाइन आएगा। तो बेसिकली ये जो CRE केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का कोर्स है, ये भी दो हिस्सों में डिवाइड है। एक है CRE जो भी आप ये पढ़ रहे हैं 5th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में, और एक जो है आप केमिकल रिएक्टर डिजाइन CRD का कोर्स भी पढ़ेंगे 7th सेमेस्टर में जाके। तो ये दो कोर्सेज हैं। तो इस कोर्स में हम डिजाइन, रिएक्टर डिजाइन जो है वो इतनी ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, हम रेट्स और मैकेनिज्म्स को जो है वो स्टडी करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के रेट्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म किस तरह डेवलप करते हैं। उसके बाद आता है डिजाइन, रिएक्टर डिजाइन। तो रिएक्टर डिजाइन हम थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, बाकी जो होगा वो आप रिएक्टर डिजाइन के कोर्स में जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये CRE इज द फील्ड दैट मेक्स केमिकल इंजीनियरिंग अ डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशन। इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ केमिस्ट एंड अ केमिकल इंजीनियरिंग, अक्सर आपने ये सवाल सुना होगा, अच्छा यार वो केमिस्ट्री वाले ही केमिकल इंजीनियरिंग है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी फील्ड है, वो कौन सा नॉलेज है दैट डिस्टिंग्विश अ केमिकल इंजीनियरिंग और डिस्टिंग्विश अ प्रोसेस इंजीनियरिंग फ्रॉम द केमिस्ट्री, सो दैट इज द नॉलेज ऑफ रिएक्शन इंजीनियरिंग। ये केमिस्ट्री वाले जो है वो रिएक्टर डिजाइन नहीं करते, जबकि ये रिएक्टर डिजाइन जो है ये पर्टिकुलरली खास केमिकल इंजीनियरिंग का काम। अच्छा, कुछ ये भी कहते हैं अच्छा जी कि केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो अच्छा केमिस्ट्री नहीं है, तो वो कहते हैं अच्छा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस केमिस्ट्री इज द केमिकल इंजीनियरिंग, कि जो मैकेनिकल वाले भी जो है वो भी पंप्स और ये कॉलम्स वगैरह, ये हीट एक्सचेंजर सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री को मिला दे तो केमिकल इंजीनियरिंग बन गई, ये भी गलत बात है, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग की कुछ अपनी यूनिक फीचर्स, हर एक किसी को यूनिक फीचर्स होते हैं ना। तो केमिकल इंजीनियरिंग के, प्रोसेस इंजीनियरिंग के यूनिक फीचर्स हैं वो क्या है, दैट इज द, वो दो हैं, एक सेपरेशन प्रोसेसेस है और एक जो है ये जो काइनेटिक्स है, केमिकल रिएक्टर डिजाइन की फील्ड है। दीज आर द टू डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग। सो केमिकल ट्रीटमेंट स्टेप जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो केमिकल स्टेप है दैट इज द हार्ट ऑफ द प्रोसेस।
द थिंग्स मेक्स और ब्रेक्स द प्रोसेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि जो रिएक्टर है वो प्रोसेस इकोनॉमिक्स के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इंटीग्रेटेड है, कि जो केमिकल रिएक्शन है वो ओवरऑल प्रोसेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर रहा है। अब ये कह लें कि वो जो इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उस प्रॉफिट को जो है वो बेसिकली वो जो रिएक्टर है, वो जो रिएक्शन हो रहा है वो डिफाइन कर रहा है। तो आप इस बात को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? हाउ इज द रिएक्टर परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस इकोनॉमिक्स आर रिलेटेड? मुझे सर ये रिएक्टर ही है जिसमें जी बेटा ठीक बता रहे हैं आप। सर हमारे रिएक्टर में कोई हाँ जी, बेसिकली वो जो हमने कहा है ना कि वेरिएशन रिएक्टर की वजह से हमारे प्रोडक्ट पे इफेक्ट होगा और प्रोडक्ट की वजह से हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा, इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो एक्सीलेंट रिएक्टर है वही हमारा जो है ना वो एक हार्ट होता है हमारी का, और दूसरा ये इकोनॉमी के ही बेस है। यस एग्जैक्टली, यू आर राइट, एक्सीलेंट। कि बेसिकली जब हमने कहा था कि केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो वैल्यू एडिशन टू द मटेरियल है, कि एक मटेरियल जो है उसकी प्राइस कम है और वो कन्वर्ट हो रहा है ऐसे मटेरियल और उसको ट्रांसफॉर्म करना है ऐसे मटेरियल जिसकी वैल्यू हाई है। तो वो वैल्यू एडिशन जो है वो पूरे केमिकल प्लांट में कौन से इक्विपमेंट के अंदर हो रही है? वो रिएक्टर के अंदर हो रही है। इट मीन्स कि अगर हम रिएक्टर की कन्वर्जन जो है जस्ट फर्ज करें, अब ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं सबसे आंसर पूछूंगा कि अगर मैं रिएक्टर में जो कन्वर्जन हो रही थी वो 70% थी, तो मैं जस्ट 70% से 72% कर देता हूं कन्वर्जन। अगर मैं 70% से जस्ट 72% कन्वर्जन जो है वो इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, जस्ट 2% कन्वर्जन बढ़ा देता हूं, तो मुझे बताएं प्रॉफिट के अंदर कितना इफेक्ट आएगा? थाउजेंड्स रुपीस में आएगा, लाखों में आएगा, कि मिलियंस में आएगा, कि करोड़ों में आएगा? सर प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। काफी ज्यादा बढ़ तो जाएगा, मिलियंस में बढ़ेगा, हजारों में बढ़ेगा, कि मिलियंस में बढ़ेगा? सर मिलियंस में हो सकता है। यस, मिलियंस और करोड़ों में बढ़ेगा। जो प्रोसेस प्लांट लगा होता है बेटा उसमें वो जब भी बात करनी है तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में करनी है। थोड़ा सा इसको हमने ये चीज को समझना है कि जब भी प्रोसेस प्लांट चल रहा होता है तो उसके एक एक मिनट का जो ऑपरेशन है ना वो मिलियंस ऑफ डॉलर को जनरेट कर रहा होता है। रिफाइनरी लगी हुई है ना, आप रिफाइनरी का ही देख लें, ठीक है, कि एक मिनट में वो कितना जो है वो पेट्रोल जो है वो उसकी प्रोडक्शन हो रही है। तो इट मीन्स कि अगर हम रिएक्टर के अंदर जो है वो थोड़ी सी कन्वर्जन इंक्रीज कर दें, इट मीन्स कि वो मटीरियल की जो हाई वैल्यू मटेरियल वो जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसकी प्राइस जो है वो जो हाई वैल्यू मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ी है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इसलिए इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, अपने नोट्सों पे इसको लिख लें कि जो रिएक्टर is concerned with process economics, reactor performance is concerned with process economics, कि सबसे ज्यादा जो 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 प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ना इंडस्ट्री से, वो जो सेठ के वो जो जा रहा है अकाउंट में पैसे जा रहे हैं वो किस बेस पे जा रहे हैं? वो रिएक्टर की परफॉर्मेंस की बेस पे जा रहे हैं। तो देयरफॉर यू आर वेरी मच कंसर्न्ड विद द रिएक्टर परफॉर्मेंस। रिएक्टर की परफॉर्मेंस में थोड़ी सी भी अगर कमी आती है, कन्वर्जन में या यील्ड में थोड़ी सी कमी आती है, तो इट मीन्स के पर डे मिलियंस ऑफ डॉलर जो होंगे वो ड्रॉप हो जाएंगे। इस बात की समझ लगी आपको कि नहीं लगी? हाथ अपना खड़ा करें जिसको इस मेरी लास्ट पॉइंट की समझ लगी है। प्लीज रेज योर हैंड जिनको इस लास्ट पॉइंट की समझ लगी है, अब्दुल्ला के अलावा। और सो गुड, वेरी गुड। सो ठीक है, हाथ को नीचे कर लें। तो ये बात याद रखें कि इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद द डॉलर, इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद द मनी, इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद द प्रॉफिट। आपको जो 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलनी है वो तब मिलनी है, अगर 1 लाख रुपया महीना आपको तनख्वाह मिलनी है वो तब मिलनी है जब आप 1 करोड़ रुपया इंडस्ट्री को कमा के दे रहे हैं। अगर आप 1 करोड़ रुपया महीने का इंडस्ट्री को कमा के दे रहे हैं तो वो आपको बीच में से 1 लाख रुपया देगा।
तो वो जो आपने उसको वो जो कमा के दे रहे हैं वो किस बेस पे दे रहे हैं कि आपने प्लांट को ऑप्टिमाइज रखा हुआ है, आपने रिएक्टर की परफॉर्मेंस को डाउन नहीं होने दिया, आपने सेपरेशन प्रोसेसेस की परफॉर्मेंस को डाउन नहीं होने दिया, आपने शट डाउन अवॉइड करना है। शट डाउन, एक भी दिन प्लांट बंद हो जाए, शट डाउन हो जाए तो वो करोड़ों का नुकसान, मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है। तो शट डाउन को अवॉइड, तभी तो ट्रबल शूटिंग होती है, नहीं कि ट्रबल शूटिंग आई है तो अवॉइड करेंगे, शट डाउन की तरफ ना जाए मामला, ठीक है। सो ये जिसके अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं वो जो होता है वो सही, वो इंजीनियर जो होता है वो इंडस्ट्री के लिए एक एसेट होता है, वो इंडस्ट्री के लिए यूजफुल होता है, ठीक। सो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि केमिकल रिएक्टर की परफॉर्मेंस और प्रोसेस इकोनॉमिक्स का आपस में जो है वो बड़ा ताल्लुक। अच्छा, हम इन दो बुक्स को जो है वो फॉलो करेंगे बेटा। पहली बुक जो है वो एलिमेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग बाय स्कॉट फोगलर, फोगलर की बुक है 5th एडिशन, या जो भी 5th एडिशन आपको मिले या जो भी मिले, एक तो फोगलर की बुक है जिसको हमने फॉलो करना है, और एक जो है ये लीवेंसफील्ड की बुक है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग बाय ऑक्टेव लीवेंसफील्ड, इसका 3rd एडिशन। तो ये दो बुक से जितने मेरे लेक्चर भी जो होंगे वो इन दो बुक से ही हुआ करेंगे। तो क्योंकि स्लाइड्स वगैरह मैं नहीं देता होता, वो आप लोगों ने ये इन बुक से ही स्टडी करना है, मेरे लेक्चर साथ सुनने और साथ साथ इन बुक्स में से आपको स्टडी करना है। तो अभी भी जो लेक्चर है वो ये जो ऑक्टेव लीवेंसफील्ड है इसका जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया, और साथ साथ ये जो फोगलर की बुक है इसको भी, दोनों बुक्स को जो है हम साथ साथ लेकर चलेंगे। तो आप कोशिश करें कि इन बुक्स को खरीद लें। पहला काम यही होना चाहिए कि बुक्स को जो है वो अगर आप खरीद के रख सकते हैं अपने पास तो रख लें, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये जब आपने 4 साल बाद ग्रेजुएट होना है, अपने 4 साल मुकम्मल करने के बाद, तो आपने ये फेंक तो नहीं देना। आपको जब इंटरव्यू देने जाना है, आपने जब आपने टेस्ट देने जाना है, डिफरेंट टेस्ट देंगे, डिफरेंट इंटरव्यूज देंगे, तब आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। तो रिवीजन आप किस तरह जल्दी से एक घंटे के अंदर सारा पूरे केमिकल इंजीनियरिंग की रिवीजन करें, तो किस तरह करेंगे? इसी तरह करेंगे जब आपने अपनी बुक लेकर रखी होगी, उसके अंदर निशान लगाए होंगे। अगर आप बुक अभी ये खरीद लेते हैं और इसको अपने पास रखते हैं, हार्ड फॉर्म आपके पास हो, और जब आप इसको स्टडी करते हैं तो उसके अंदर निशान लगा लेना होता है ना, बंदा इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर लेता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करता है, अपनी बुक को उसके ऊपर लिख भी लेता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक दफ़ा पढ़ लेता है तो फिर बंदा आधे घंटे में, 1 घंटे में सारा रिवाइज कर लेता है जल्दी से, सारी CRE जल्दी से रिवाइज, इंटरव्यू देने जाना है सारी CRE जल्दी से रिवाइज कर ले, सारी हीट ट्रांसफर, ये सारी जो है पंप्स जल्दी से रिवाइज कर लिए। तो ये जो बुक्स जो हैं ये अपने पास जो है ना वो खरीद के रखें। लो प्राइस एडिशन भी मिल जाते हैं, लो प्राइस एडिशन ले लें उर्दू बाजार से। तो इन बुक्स को अपने पास रखें, इन पे निशान लगाते जाएं ताकि आपके ये नॉलेज जो है आपके पास हमेशा आपके पास रहे। ओके, अब इंडस्ट्रीज जो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग पे जिन पे बेस करती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज। ये भी एक नई चीज नहीं है आपके लिए, ये पता है जी कि CPI मीन केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज, जिनमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिनमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है। जैसे डाउ है, ड्यूपॉन्ट है, और बहुत ज्यादा, मैंने भी आपको एक ग्राफ या वो फिगर दिखाई है जिसमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज के नाम है। तो इन सारी इंडस्ट्री के अंदर CRE इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। जहां भी रिएक्टर लगा हुआ है, जहां भी एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है, और हर केमिकल इंडस्ट्री में यही हो रहा है कि एक मटेरियल, एक तरह की प्रोडक्ट लो वैल्यू मटेरियल हाई वैल्यू मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मजीद हम अगर टेक्निकली आप इस सब्जेक्ट में एंटर हो तो रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है जी? कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो है इज अ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस बाय व्हिच द ओवरऑल रिएक्शन टेक प्लेस। इसका भी कंसेप्ट आप लोगों को पहले से, आई थिंक दिस इज नॉट अ थिंग, कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है कि रिएक्शन जो होता है एक स्टेप्स के थ्रू कंप्लीट होता है। जिस तरह अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसने कन्वर्ट होना है नाइट्रोजन ऑक्साइड में, NO में, NO2 में, NO में कन्वर्ट होना है। तो बेसिकली जब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करें तो NO2 जो होता है पहले NO3 में कन्वर्ट होती है, और NO3 जो होता है फिर डीऑक्सीडेशन होती है तो NO और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। तो ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। ओवरऑल जो रिएक्शन हमें नजर आ रहा होता है कि हमने कह दिया जी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। तो बेसिकली ये एक ओवरऑल रिएक्शन है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? पहले NO2 कौन सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होगी, और अल्टीमेटली हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो ये हमें रिएक्शन मैकेनिज्म बताएगा स्टेप बाय स्टेप, जो एक फाइनल प्रोडक्ट से एंड वाली प्रोडक्ट तक जाने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस हुए हैं, दैट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म।
ठीक है, तो एक ओवरऑल रिएक्शन देखने, फिर उनको जब हम सम अप करते हैं तो हमें हमारे पास एक ओवरऑल एक रिएक्शन आ जाता है। तो जैसे हमने ये भी एक अभी हम चीज डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली अगर हम एक पूरी केमिकल इंडस्ट्री को, सीपीआई आप लोगों ने पढ़ ली है, सीपीआई में आपने जितनी भी फ्लो शीट्स पढ़ी हैं, जितनी भी आपने फ्लो शीट्स पढ़ी हैं, तो उन फ्लो शीट्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एवरी फ्लो शीट, एवरी प्रोसेस फ्लो शीट ऑफ एनी इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3। दरमियान में तो एक मेन स्टेप होगा जो केमिकल ट्रीटमेंट स्टेप होगा। उस केमिकल रिएक्शन से पहले भी कोई फिजिकल ट्रीटमेंट स्टेप्स होंगे और उस केमिकल रिएक्शन के बाद भी कोई फिजिकल ट्रीटमेंट स्टेप्स होंगे। दरमियान में केमिकल रिएक्टर होगा जो जहां पर मेन कन्वर्जन हो रही है। अच्छा, अब ये जो रिएक्टर से पहले जो फिजिकल स्टेप्स होते हैं ये कौन से होते हैं? ये होते हैं बेसिकली रॉ मटेरियल को, अब इस बात को गौर से सुनिएगा, ये वो वाले स्टेप्स होते हैं जो रॉ मटेरियल को उस टेम्परेचर और प्रेशर पे लेकर जाने होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक केमिकल रिएक्शन जो है उसने होना है 250 डिग्री सी पे ऑपरेट, 250 डिग्री सी पे उस केमिकल रिएक्शन ने जो है वो रिएक्शन प्रोसीड होना है, ठीक है, और उसने जो है वो 20 एटमॉस्फेयर पे जो है वो प्रोसीड होना है। तो इट मींस हमें पहले जो रिएक्टेंट है, जो रॉ मटेरियल है, उसको 250 डिग्री सी तक हीट करना पड़ेगा और 20 एटमॉस्फेयर तक लेकर जाना पड़ेगा। क्लियर होगी ना बात? तो रिएक्टर से पहले जो स्टेप होंगे बेसिकली वो वाले स्टेप होंगे जो रॉ मटेरियल को उस कंडीशंस पे लेकर जा रहे हैं जिन पर रिएक्शन होना है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा या प्रेशर इंक्रीज होगा या कंसंट्रेशन जो है उसकी इंप्रूव होगी। उसके बाद रिएक्टर के बाद जो स्टेप्स होती हैं, जी मुझे कोई बता सकता है कि रिएक्टर के बाद जनरली कौन से स्टेप्स होते हैं या कौन से फिनोमिना हो रहे होते हैं जनरली स्पीकिंग? सर हीट एक्सचेंजर का यूज हो रहा होगा बाद में। ठीक है, वो ऑब्वियसली हो रहा होगा, लेकिन अगर हम जनरली एक बात करें ना, तो केमिकल रिएक्शन जब हो जाता है तो केमिकल रिएक्टर के बाद सेपरेशन प्रोसेसेस लगे होते हैं बेटा। केमिकल रिएक्टर के बाद, इसको नोट कर लें, इन बातों को नोट करते हैं, केमिकल रिएक्टर के बाद फिर सेपरेशन प्रोसेसेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सेपरेशन प्रोसेसेस रिएक्टर से पहले नहीं होते हैं, लेकिन अगर जनरली स्पीकिंग कर सके तो जो रिएक्टर के जो सेपरेशन जो होती है वो रिएक्शन के बाद होती है। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन हो जाता है तो प्रोडक्ट बन जाती है। तो रिएक्टर से बाहर जो स्ट्रीम आ रही होती है उसके अंदर 100% प्रोडक्ट तो नहीं होती, कन्वर्जन तो 60-70% हुई है, तो उसके अंदर प्रोडक्ट जो बन गई होती है वो भी होती है, उसके अंदर अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स भी होते हैं, जो रिएक्ट नहीं हो गए वो भी साथ ही निकल रहे होंगे ना, उसके बाद कोई बाय प्रोडक्ट्स भी निकलती है। तो अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब आपका ऑब्जेक्टिव रिएक्टर के बाद आपका एज अ प्रोसेस डिजाइन ये ऑब्जेक्टिव होता है कि अब आपने अपनी प्रोडक्ट को बीच में से सेपरेट आउट कराना। तो तब इसलिए सेपरेशन प्रोसेसेस जो होते हैं वो यूजुअली रिएक्शन के बाद होते हैं, और फिजिकल ट्रीटमेंट स्टेप्स होते हैं जो उसको टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन कर। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसी तरह होगा, लेकिन एक जनरल केमिकल प्रोसेस प्लांट को अगर आप डिवाइड करें तो ये इसी तरह होता है। अच्छा, रिएक्टर डिजाइन के लिए हमें जो, अब रिएक्टर डिजाइन जो है दिस इज अ वेरी कम्प्लेक्स टास्क। रिएक्टर डिजाइन जो है वो कम्प्लेक्स टास्क इसलिए हो जाता है कि जब आपने एज अ प्रोसेस इंजीनियर रिएक्टर डिजाइन करना है तो उसमें आपको थर्मोडायनामिक्स का नॉलेज भी चाहिए, उसमें आपको केमिकल काइनेटिक्स का नॉलेज भी चाहिए, फ्लूइड मैकेनिक्स का नॉलेज क्यों चाहिए जी रिएक्टर डिजाइन के लिए? एनीबॉडी कोई इसमें बता सकता है कि रिएक्टर डिजाइन है और इसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स कहां से आ गए? जी बेटा, एनी आइडिया? जी बेटा, मटीरियल तो करवाना सर कोई भी फ्लूइड है तो फ्लूइड रिएक्शन होना है तो फ्लूइड्स का होना है ना, इस वजह से हम रिएक्टर को डिजाइन कर रहे हैं तो फ्लूइड को भी देखेंगे ना कि फ्लूइड किस तरह का रिएक्टर। हाँ, फ्लूइड का फ्लो पैटर्न देखेंगे। फ्लूइड, अब आपने जब देखे, जब आपने हमने ये भी सीखना है साथ साथ कि टेक्निकल टर्म्स को यूज करना, तो फ्लूइड का फ्लो पैटर्न देखेंगे कि रिएक्टर के अंदर फ्लूइड जो है वो उसका फ्लो कौन सा है।
अच्छा, अब लेमिनार फ्लो में सिचुएशन डिफरेंट होगी और टर्बुलेंट फ्लो में सिचुएशन डिफरेंट होगी। अच्छा, बाय द वे किसमें रिएक्शन फास्ट होगा, लेमिनार फ्लो में कि टर्बुलेंट फ्लो में? सर आई थिंक टर्बुलेंट में। यस श्योर, डेफिनेटली द रिएक्शन फास्ट। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब मैं ये कहूं कि केमिकल रिएक्टर डिजाइन इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द रेनॉल्ड्स नंबर, तो ये बात आपको समझ लगेगी कि नहीं लगेगी? यस क्योंकि सर। केमिकल रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है फ्लूइड फ्लो पे, कि लैमिनार फ्लो हो रहा है या टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। और ये ज़ाहिर है कि आपने पढ़ा ही होगा कि लैमिनार फ्लो में इंटरमिक्सिंग नहीं होती, टर्बुलेंट फ्लो में जो होता है वो हाईली इंटरमिक्सिंग होती है। तो जब हाईली इंटरमिक्सिंग हो रही है, फ्लूइड चीजें आपस में मिल रही हैं, कॉन्टैक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो इट मींस कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो डायरेक्ट इंपैक्ट रखता है केमिकल रिएक्टर डिजाइन के अंदर। तो रेनॉल्ड्स नंबर का ये मतलब नहीं है कि रेनॉल्ड्स नंबर सिर्फ फ्लूइड फ्लो में आएगा जी। आपने सिर्फ ये याद किया हुआ है कि 2000 तक जो है ना रेनॉल्ड्स लैमिनार फ्लो होता है, 4000 तक जो है ना टर्बुलेंट फ्लो होता है। इसकी एप्लीकेशंस हैं वो केमिकल रिएक्टर डिजाइन में। हीट एंड मास ट्रांसफर का नॉलेज जो है हमें चाहिए होगा रिएक्टर डिजाइन के लिए, ठीक है। रिएक्शन जो होता है वो कभी भी आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो जब भी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, इट मींस के हीट इफेक्ट्स आर देयर, हीट ट्रांसफर वुड बी देयर, मास ट्रांसफर वुड बी देयर। और इकोनॉमिक्स जो है इसकी तो हमने बहुत ज्यादा अभी डिस्कस किया है, बात की है अभी 2-3 स्लाइड्स पहले। वो ये बात की कि रिएक्टर की जो परफॉर्मेंस है, रिएक्टर का जो डिजाइन है, वो ओवरऑल जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उस इंडस्ट्री से, उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। ओवरऑल जो डॉलर क्रिएट हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रही है, वो सारी की सारी डिपेंड कर रही है रिएक्टर डिजाइन के ऊपर, रिएक्टर परफॉर्मेंस के ऊपर। सो रिएक्टर डिजाइन, रिएक्शन इंजीनियरिंग इज कंसर्न्ड विद द थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर एंड इकोनॉमिक्स। सो ये सारी चीजों का नॉलेज जो होता है आपके पास होगा तो आप रिएक्टर डिजाइन जो होंगे वो कर सकेंगे। सो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग इज द फ्यूजन ऑफ ऑल अबव फैक्टर्स। अगर आपसे कोई पूछा जाए जी क्वेश्चन कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग क्या होती है जी, तो आपने ये नहीं कहना कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग जस्ट काइनेटिक्स है, कि जी हम उसके अंदर काइनेटिक्स पढ़ते हैं, काइनेटिक लॉ पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि R इज इक्वल टू A इंटू सी ए रेज़ टू द पावर n, K इंटू सी ए रेज़ टू द पावर n, जनरल जो आर्हीनियस लॉ है जी। काइनेटिक्स नहीं, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक्स ऑफ द रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें जो होती हैं मिलके केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को बनाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बात की कि रिएक्टर परफॉर्मेंस, तो रिएक्टर परफॉर्मेंस जो होती है, हमने कहा कि रिएक्टर परफॉर्मेंस जो होती है वो ओवरऑल इकोनॉमिक्स को, ओवरऑल जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उस इंडस्ट्री से, उसको जो है वो डिफाइन कर रही है, उसको इंपैक्ट कर रही है, उसको अफेक्ट कर रही है। तो रिएक्टर के अंदर एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। ऑब्वियसली जो है इनपुट जो होगी वो रॉ मटेरियल होंगे, एक खास टेम्परेचर और प्रेशर पे ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, और उसके बाद जो होगी वो आउटपुट हमें मिल जाएगी, हमें प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगी। तो रिएक्टर परफॉर्मेंस जो है वो बेटा दो चीजों पे डिपेंड करती है। ये बातें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये शुरू वाले लेक्चर हम इसलिए आज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होने हैं। काइनेटिक्स के ऊपर सबसे पहली जो रिएक्टर की परफॉर्मेंस को जो पहली चीज जो अफेक्ट करेगी वो है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है? काइनेटिक्स अभी हमने इसको डिस्कस किया कि काइनेटिक्स का मतलब होता है हाउ फास्ट और हाउ स्लो थिंग्स हैपन। कि जब एक रिएक्शन होना है तो काइनेटिक्स मीन के स्पीड ऑफ द रिएक्शन। काइनेटिक्स एक जनरल वर्ड है, हर प्रोसेस की काइनेटिक्स होती है। हम ये जो स्टडी कर रहे हैं, मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, इसकी भी एक काइनेटिक्स है। आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी भी एक काइनेटिक्स है कि हर बंदे की नॉलेज गेन करने की काइनेटिक्स डिफरेंट है। डिफरेंट है कि सेम है जी? यस सर, डिफरेंट है। हर बंदे की डिफरेंट है। हर बंदा जो है वो नॉलेज गेन कर रहा है, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है, तो हर बंदे की एक अपनी स्टोरी है, उसके माइंड में अपनी चीजें चल रही हैं। समटाइम कुछ और सोच रहा है, किसी की कंडीशन जो है वो डिफरेंट है, कोई लैपटॉप पे है, कोई मोबाइल पे है, कोई टैबलेट पे है, ठीक है। हर एक का कोई माइंड लेवल, कुछ अपना अपना चीजें जो है वो चल रही हैं। तो काइनेटिक्स और जो प्रोसेस है और उसकी काइनेटिक्स का क्या मतलब है कि वो प्रोसेस की स्पीड क्या है।
अब इसी को अब हर बंदा अपनी अपनी काइनेटिक्स से जो है वो चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें रिएक्टर के ऊपर कि हर डिफरेंट टाइप्स के रिएक्टर होते हैं, हर रिएक्टर की काइनेटिक्स जो होती है वो डिफरेंट होती है। बैच रिएक्टर होता है उसकी काइनेटिक्स कोई और होगी, कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर होता है उसकी काइनेटिक्स कोई और होगी, प्लग फ्लो रिएक्टर होता है। तो ये रिएक्टर अभी हमने पढ़ने हैं लेकिन एटलीस्ट नाम तो आपको बताइए। तो रिएक्टर की परफॉर्मेंस पहले तो डिपेंड कर रही है कि उसकी काइनेटिक्स क्या है, रिएक्शन की स्पीड क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इक्विलिब्रियम कब आता है। और दूसरे जो पॉइंट है जो जिसके ऊपर रिएक्शन की रिएक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड कर रही है, दैट इज द कॉन्टैक्टिंग पैटर्न। कॉन्टैक्टिंग पैटर्न मीन टाइप ऑफ द रिएक्टर, हाउ द फ्लूइड फ्लो थ्रू द रिएक्टर। डिफरेंट तरह के फ्लो पैटर्न्स होते हैं बेटा, जिस तरह मैंने भी कहा कि लैमिनार फ्लो होगा तो डिफरेंट सिचुएशन होगी, और टर्बुलेंट फ्लो होगा तो डिफरेंट सिचुएशन होगी बेटा। इसी तरह उसके अंदर जो मिक्सिंग हो रही है वो मिक्सिंग किस तरह की हो रही है, जो फ्लो हो रहा है उसके अंदर जो वोर्टिक्स फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, जो मैट्रिसेस फॉर्मेशन हो रही है। तो रिएक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है कि एक काइनेटिक्स क्या है और एक उसका कॉन्टैक्टिंग पैटर्न क्या है, कॉन्टैक्टिंग पैटर्न ऑफ द फ्लूइड्स, कि उसके अंदर जो दो रिएक्टेंट एंटर हो रहे हैं वो आपस में मिक्स किस तरह हो रहे हैं, एक्सियल मिक्सिंग हो रही है कि रेडियल मिक्सिंग हो रही है। ये चीजें नोट करते हैं, वर्ड्स में नोट करते हैं। तो ये इन दो चीजों पर डिपेंड करती है। आउटपुट जो हमें रिएक्टर से ये आउटपुट मिल रही है, आउटपुट का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट हमें मिल रही है, फर्ज करें हम नाइट्रोजन को और अमोनिया को मिलाते हैं तो ये अमोनिया रिएक्टर है तो अमोनिया हमें आउटपुट मिल रही है। लेकिन ये जो हमें आउटपुट मिल रही है इट वुड बी अ फंक्शन ऑफ इनपुट। ये इनपुट क्या थी, इट वुड बी अ फंक्शन ऑफ काइनेटिक्स, कि रिएक्टर की काइनेटिक्स जो है वो रिएक्शन की क्या थी, एंड इट वुड बी अ फंक्शन ऑफ कॉन्टैक्टिंग पैटर्न, के फ्लूइड के अंदर कॉन्टैक्टिंग पैटर्न। कॉन्टैक्टिंग पैटर्न मीन के लैमिनार फ्लो था या टर्बुलेंट फ्लो था, बैक मिक्सिंग हो रही थी, लैटरल मिक्सिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी, एक्सियल मिक्सिंग हो रही थी, टर्बुलेंट मिक्सिंग हो रही थी, डेड कॉर्नर्स बने हुए थे, एग्रीगेशन हो रही थी, ठीक है। तो फ्लूइड मिक्स किस तरह हो रहा था। तो आउटपुट जो है ये सारी सिर्फ इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगी काइनेटिक्स के ऊपर भी, ये डिपेंड करेगी कॉन्टैक्टिंग पैटर्न के ऊपर भी। बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग है ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोल बैलेंस से। मोल बैलेंस की बेस के ऊपर हम बनाते हैं रेट लॉ। रेट लॉ का क्या मतलब है, रेट लॉ का मतलब है काइनेटिक इक्वेशन। नोट कर ले चीजों को कि रेट, सबसे पहले हम मास बैलेंस लगाते हैं। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग में आप कोई भी इक्विपमेंट जब आपने डिजाइन करना होता है तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं एनर्जी बैलेंस से, या आप स्टार्ट करते हैं मास बैलेंस से, या आप स्टार्ट करते हैं मोमेंटम बैलेंस से। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो तो वो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी बैलेंस से, लेकिन हम वो उस बैलेंस की तरफ नहीं जाते। केमिकल इंजीनियरिंग की डोमेन रहती है मास बैलेंस में, एनर्जी बैलेंस में और मोमेंटम बैलेंस में। तो रिएक्शन इंजीनियरिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मास बैलेंस से। मास बैलेंस या मोल बैलेंस एक ही बात है। तो मास बैलेंस की बेस के ऊपर हम बनाते हैं रेट लॉ। रेट लॉ मीन काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है कि A प्लस B जो है इज गोइंग इनटू C, A प्लस B इज गोइंग इनटू C, तो इसकी रेट इक्वेशन बनानी है, जिसको हम कहते हैं रेट लॉ। तो वो रेट इक्वेशन किस पे बेस करेगी, मोल बैलेंस के ऊपर बेस करेगी। अच्छा, रेट लॉ के बाद हम फिर जाते हैं स्टाइकोमेट्री पे। तो स्टाइकोमेट्री के दोनों कोर्सेज क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं, तो इट मीन्स कि आप लोगों को मुझसे ज्यादा स्टाइकोमेट्री, क्योंकि मैंने तो आज से 20 साल पहले पढ़ी थी, तो स्टाइकोमेट्री आपको ज्यादा आती होगी। फिर आप स्टाइकोमेट्री मीन फिर आप कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। सो मोल बैलेंस, रेट लॉ एंड स्टाइकोमेट्री, ये दोनों जो हैं ये सीआरई का ओवरऑल, अगर आप एल्गोरिथम देखना चाहें, एल्गोरिथम मीन स्टेप्स टू सोल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम मीन स्टेप्स टू सोल्व अ प्रॉब्लम, कि अगर आप सीआरई का एल्गोरिथम देखना चाहें तो मोल बैलेंस हमें करना होगा, रेट लॉ डेवलप करेंगे और फिर हम स्टाइकोमेट्री अप्लाई करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर दो चीजें आ जाएंगी कि या तो आइसोथर्मल डिजाइन होगा या हीट इफेक्ट्स होंगे। आइसोथर्मल का मतलब है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। आइसोथर्मल मीन सेम टेम्परेचर के रिएक्टर जो है वो रिएक्टर जो है अगर 500 डिग्री सी पे अगर रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टर जो होता है वो 500 डिग्री सी पे ही मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचें जरा कि अगर तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन कि वो उस रिएक्टर के अंदर जो है वो जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है वैसे वैसे हीट निकल रही है,
तो जब हीट निकल रही है तो इट मींस के टेम्परेचर जो है वो तो शूट करता जाएगा 500 से 600, 600 से 650, 700, 800, 900, 1000, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है, हीट निकल रही है, तो साथ साथ टेम्परेचर जो है वो शूट करता जाएगा। तो अब दो फिर सिनेरियो हो जाएंगे, या तो आप इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, अगर हमने इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बेटा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और हीट साथ साथ जो है वो निकल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो हम बेटा क्या करेंगे? सर कोई भी हीट एक्सचेंजर यूज कर लेंगे, कोई कूलिंग एजेंट यूज कर लेंगे टेम्परेचर को मेंटेन जैकेट रखने। लगाएंगे, कूलिंग जैकेट होगी, रिएक्टर के इर्द गिर्द जो होगा वो ठंडा पानी सर्कुलेट कर रहा होगा, या अंदर कूलिंग कॉइल होंगे, ठीक है, उनमें उनमें कूलिंग वाटर जो होगा वो सर्कुलेट कर रहा होगा। तो जैसे जैसे हीट प्रोड्यूस हो रही होगी वो साथ साथ जो होगा वो उस हीट को जो है वो साथ साथ रिमूव कर रहा होगा, हीटिंग। और इसी तरह अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उल्ट हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इट मींस कि वो टेम्परेचर अब डाउन जाएगा। तो उस डाउन टेम्परेचर को रोकने के लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कूलिंग वाटर की बजाय क्या, कौन सी जैकेट क्या लगाएंगे? हीटिंग जैकेट। यस, वो हीटिंग हो जाएगी, उसके अंदर स्टीम हम सर्कुलेट कर रहे होंगे, वो स्टीम जो होगी वो उसको हीट रखेगी, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर फिर आ जाएंगे हीट इफेक्ट्स, इसलिए सबसे ऊपर जो है ना, जो सबसे मुश्किल सिनेरियो हो जाएगा वो हीट इफेक्ट्स का हो जाएगा, कि हमने जो होता है वो हीट इफेक्ट्स को जो है वो साथ, या तो हमने हीट इफेक्ट्स को लेकर चलना है या हमने आइसोथर्मल डिजाइन करना है। जब आइसोथर्मल डिजाइन करना है तो रिएक्टर के इर्द गिर्द हमें कोई हीटिंग जैकेट लगानी पड़ेगी या कूलिंग जैकेट लगानी पड़ेगी, ठीक है। और एडियाबैटिक रिएक्टर होता है कि जिसमें ना हीटिंग होती है ना कूलिंग होती है, इंसुलेशन होती है, तो वन टाइप ऑफ द रिएक्टर इज द एडियाबैटिक रिएक्टर। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस की अगर हम क्लासिफिकेशन करें कि केमिकल रिएक्शन जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आपको क्लासिफिकेशन का भी पता है कि कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो होमोजीनियस रिएक्शंस होते हैं, कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। तो होमोजीनियस का मतलब होता है सिंगल फेस, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है मल्टीपल फेस रिएक्टर्स। तो होमोजीनियस का मतलब ये है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो होंगे उनका सिंगल फेस ही होगा। अगर ये गैस फेस रिएक्शन है तो रिएक्टेंट भी गैस फेस में होंगे और प्रोडक्ट भी गैस फेस में होगा, सारा पूरे का पूरा रिएक्शन के अंदर जो फेस होगा वो सेम होगा, सिंगल फेस होगा, या तो लिक्विड फेस होगा या सारे का सारा गैस फेस हो जाएगा। लेकिन अगर दो फेस इन्वॉल्व हो जाए, लिक्विड फेस इन्वॉल्व हो जाए और गैसियस फेस इन्वॉल्व हो जाए, हो सकता है कि जो रिएक्टेंट्स आ रहे हैं वो गैसियस फेस में आ रहे हैं लेकिन रिएक्शन के बाद वो लिक्विड फेस बन गए, या ये भी हो सकता है कि दो रिएक्टेंट्स आ रहे थे, एक लिक्विड स्टेट में आ रहा था एक गैसियस स्टेट में आ रहा था, तो लिक्विड का और गैस का रिएक्शन हो रहा था, तो ये कौन से रिएक्शन हो जाएंगे, ये हेट्रोजीनियस हो जाएंगे। तो हेट्रोजीनियस मीन ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर मोर देन वन फेजेस इन्वॉल्व है, वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड्स भी हो सकते हैं, ठीक। और होमोजेनियस मीन के एक फेस इन्वॉल्व है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अगर कोयला जल रहा है, बर्निंग ऑफ कोल होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? पेट्रोल गाड़ी के अंदर या मोटरसाइकिल के अंदर जो बर्निंग हो रही है, कंबस्शन हो रही है, जो पेट्रोल जल रहा है, वो हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस है? जी कौन बताएगा? सर हेट्रोजीनियस। नहीं जी, इस तरह तो जी आप, अच्छा आप मुझे बताएं कि अब मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि जो पेट्रोल मोटरसाइकिल की पेट्रोल की टैंकी में पेट्रोल है उसमें जलता है, वो जलता है, वो बर्न होता है, तो मोटरसाइकिल चलती है ना। तो वो जो बर्न हो रहा है तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब हैंड रेस करें वो बच्चे जो कहते हैं कि ये होमोजीनियस रिएक्शन है। जी आमिर कहता है कि होमोजीनियस है, और हमजा भी, मोहसिन भी, ठीक है। अब अपना हाथ नीचे कर ले बेटा। अब वो बच्चे हाथ खड़ा करें जो कहते हैं कि ये रिएक्शन हेट्रोजीनियस है। किसका रिएक्शन? मोटरसाइकिल की टैंकी के अंदर जो पेट्रोल है वो जो बर्निंग हो रही है वो हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, वो हैंड रेस करें।
और जो हैंड रेज नहीं कर रहे दोनों क्वेश्चन में वो दरमियान में है, तो ज्यादा बच्चे हेट्रोजीनियस कह रहे हैं। अच्छा, अब ये सुमार कौन है, मुझे बताएगा कि ये हेट्रोजीनियस क्यों है? ज्यादा बच्चों ने हेट्रोजीनियस के लिए हाथ खड़ा किया, तो हेट्रोजीनियस क्यों है? ठीक है, हैंड नीचे कर लें। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि ये हेट्रोजीनियस क्यों है? सर ये इस वजह से है कि कोई भी बनने का प्रोसेस हो रहा था तो अकेला वही फ्यूल नहीं बर्न हो रहा होता, तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न हो रहा था। तो ऑक्सीजन जो होता है जो हमारे पास वो गैसियस फॉर्म में होता है और जो खुद होता है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, तो इस वजह से हम इसको मेरे आइडियाज के मुताबिक हेट्रोजीनियस कह रहे हैं। यस, दिस इज अ हेट्रोजीनियस ऑब्वियसली। सो हमें जो है ना ये थोड़ा सा इसको देखना चाहिए कि अब सिंपल क्वेश्चन पूछा है बर्निंग ऑफ पेट्रोल, तो जाहिर है जब बर्निंग होनी है तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है केमिकल इंजीनियरिंग का कि जब बर्निंग होनी है तो साथ एयर भी तो होनी है ना, खाली पेट्रोल तो नहीं चलता। पेट्रोल के साथ एयर फिल्टर ही होता है। आप सब लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एयर फिल्टर नहीं चेंज करवाते जाके जब ट्यूनिंग करवाने जाते हैं, या गाड़ी में एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर क्यों होता है? तो एयर भी यूज होती है बेटा, जहां पर वो जो कंबस्शन रिएक्शन होता है, तो एक जो है वो एक ट्यूब से पेट्रोल आ रहा होता है और एक तरफ से एयर आ रही होती है, तो एयर और लिक्विड का और गैस का रिएक्शन हो रहा है। तो जब लिक्विड का और गैस का रिएक्शन हो रहा है तो बेटा ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल की बर्निंग भी जो है ये भी हेट्रोजीनियस है ना, कि कोल जो है वो सॉलिड है और एयर बर्निंग के लिए साथ एयर चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो ज़ाहिर है गैसियस फेस में है। तो जब डिफरेंट फेसेस हो जाए तो बेटा ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन होता है। और जब सिंगल फेस ही हो जाए, अच्छा आप घरों में जो वो चूल्हे लगे होते हैं गैस वाले, जो वो होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो रहा है, वो जो गैस बर्न हो रही है? अच्छा, वो होमोजीनियस। वो होमोजीनियस क्योंकि वो गैस भी गैसियस फेस में आ रही है, वो जो एलपीजी है या जो भी है, और वो एयर भी जो है, तो ये क्या, तो ये अगर एक ही फेस इन्वॉल्व है तो होमोजीनियस है, अगर मल्टीपल फेस इन्वॉल्व है तो ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन जो है वो होंगे। तो सर होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शन में फिर रेट में भी फर्क होता है या नहीं, ऐसा कुछ चक्कर नहीं? यस बेटा, ऑब्वियसली होगा। होमोजीनियस में अपने पैरामीटर्स होंगे, जब हेट्रोजीनियस आ जाएगा तो उसके पैरामीटर्स जो रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। हेट्रोजीनियस रिएक्शन में रेट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि तब जब डिफरेंट फेज से एक फेज से दूसरे फेज में हीट ट्रांसफर होनी है ना, एक फेज से दूसरे फेज में मास ट्रांसफर होनी है, तो वो मुश्किल होती है, लिक्विड से गैस में या लिक्विड से सॉलिड में या गैस से सॉलिड में हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर होनी है तो मुश्किल होनी है। लेकिन अगर दोनों फेसेस ही लिक्विड हैं तो वो मिक्सिंग आसान हो जाएगी, उनमें हीट ट्रांसफर आसान हो जाएगी, मास ट्रांसफर इजी हो जाएगी। दो गैसियस फेस है उनको मिलाना आसान होगा, गैस और लिक्विड को मिलाना मुश्किल होगा। तो इट मीन्स के काइनेटिक्स और डिजाइन टोटली डिफरेंट हो जाएगा दोनों केस की सूरत में। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू जी बेटा। समझ लगी इस बात की बेटा? क्लियर है ये? जी सर। तो जी सर क्लियर है। रखते हैं। आपका सीआर कोई है बेटा कि आप सीआर के बगैर हैं, कमांडर के बगैर हैं? सीआर कौन है? सेक्शन ए का सीआर कौन है बेटा? सर नहीं आया, एब्सेंट है। और सेक्शन बी का सीआर कौन है बेटा? सर साजिद है, वो भी एब्सेंट है। इंटर्नशिप की सर, वो इंटर्नशिप कर रहा है जिसकी वजह से वो एक वीक की लीव पे है। अच्छा, तो नाइब थानेदार कौन है? नाइब सीआर कौन है? मैं हूँ। आप यानी कि कोई मेरे साथ कोई वो कम्युनिकेशन का कोई बना लेना, अगर मैंने क्लास को कोई मैसेज वगैरह करना है तो आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट्स को तो मैं जानता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इंटर्नशिप स्टार्ट की थी। आई थिंक वो फातिमा थी और निमरा थी और सर मैं ही हूँ। की थी। हाँ, आप कौन है? निमरा? हाँ नमरा। अच्छा, आप निमरा हैं, ठीक हो गया। तो ठीक हो गया, आपके साथ क्लास के थ्रू मैंने कोई कम्युनिकेशन करनी है तो मैं करूँगा, ठीक है। तो बाकी वो जो कल आपका एक लेक्चर है, तो कल जो लेक्चर है वो कितने बजे है बेटा? सर मैं टाइम टेबल देख के बताती हूँ। वो टाइम टेबल में जो है ना 9 बजे लिखा हुआ है, लेकिन कल 9 बजे क्लास नहीं होनी, वो मैंने लेक्चर चेंज करा दिया, वो कल 1 बजे क्लास होगी। कल जो हमारा लेक्चर है जो टाइम टेबल में 9 बजे लिखा हुआ है वो शिफ्ट हो गया है 1 बजे दोपहर को, ठीक है।
तो वो मैं लेक्चर कल सुबह 9 बजे नहीं लूँगा, मैं कल लेक्चर आपका 1 बजे फ्री टाइम है उसमें मैं लेक्चर लूँगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया जी? जी सर। सर आज लैब भी है, वो होगी? उसका बेटा CRE की लैब है।